नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट के अंदर। और आप सभी को पुण्य से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर अपने शुरू करते हैं। आज वैसे तो संडे है तो अपने छुट्टी ही, संडे को क्लास नहीं लगाते अपने। फिर सोचा आपने कि संडे को कुछ तो कुछ करें, क्या करे तो फिर क्या करे भाई। फिर सोचा कि अपने करंट की क्लास लगा लेते हैं। करंट का थोड़ा क्या हो जाएगा आपके रिवीजन, करंट का क्या हो जाएगा आपके रिवीजन हो जाएगा। तो फिर करंट की क्लास लगा लेती हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर अपने शुरू करते हैं। करंट का अपने रिवीजन, अभी रिवीजन क्लास एक तरह से, ठीक है। अपने एक एक महीने का करंट लेंगे और हर संडे को अपने कोशिश करेंगे भी ये करंट की क्लास अपने लगा ही ले। तो अपनी रिवीजन क्लास होगी ये अपने जनवरी माह से शुरू करेंगे और हर संडे अपने एक महीने आगे चलते जाएंगे। थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा आपको और याद हो जाएगा। इसी तरह अपने बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार क्लास को शेयर कीजिए। फिर अपने शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। आज आपके लिए मोटिवेशन कोड है कि सफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है। असफलता क्या आपके लिए एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अपने हो जाता है ना कि कोई एग्जाम देते हैं, एग्जाम में नहीं हुआ, फिर अपने क्या करेंगे, या तो अपने कोचिंग वालों में कमी निकालेंगे, या अपने टीचर में कमी निकालेंगे, या अपने कोई बुक के अंदर कमी निकालेंगे। वही नहीं चले तो अपने नोट्सों में कमी निकाल देंगे। ये सब कुछ भी नहीं चलता तो अपने तो उधर एग्जाम सेंटर वालों पे कमी निकाल देते हैं कि एग्जाम सेंटर वाले ऐसे आए थे, मेरे तो जूते उतरवा लिए उसने, मेरे तो उसने शर्ट निकलवा ली, इसलिए मेरा एग्जाम खराब हो गया। और ना तो बोल देते कि पेन ही खराब लेकर गया चला, मैं तो ये पेन था ये खराब था, ये ढंग का पेन होता तो मैं जल्दी जल्दी कर देता। तो अपने असफलता, लेकिन ये नहीं मानते कि इस एग्जाम के अंदर मैंने ढंग से पढ़ाई की होती, थोड़ा सा और पढ़ लिया होता तो मेरा हो जाता। वो अपने नहीं मानते, सभी के सामने यही कहते हैं कि नहीं, कोचिंग वालों ने ढंग से नहीं पढ़ाया, टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, या कोई बुक के अंदर से आया ही नहीं। वो अपने उधर कमी निकालते रहते हैं। तो असफलता क्या है, एक चुनौती है। असफल होता है इंसान, ये जरूरी नहीं है कि हर प्रयास के अंदर आपको सफलता मिले। तो असफलता क्या है, एक चुनौती है। इसे क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और क्या कमी रह गई थी उसे हमें सुधार करना चाहिए। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी देखो और उसमें सुधार करो। भी अपने कमी देखनी चाहिए ना, अपने क्या नहीं पढ़ा, अपने कौन सा पोर्शन छोड़ दिया था। तो असफलता एक प्रकार से अपने लिए क्या है, चुनौती है। इस बार अपने इस चीज के अंदर असफल हुए कि अपन ने इस बार जीके छोड़ दिया था या मैथ छोड़ दी थी, तो वो अपने को पता है भी अपन ने ये पार्ट छोड़ा है तो अगली बार इसको नहीं छोड़ना। उसमें अपने को क्या करना होता है, सुधार करना होता है। तो चलिए अब शुरू करें क्लास। शुरू करें भी क्लास। कि तर्कस में जितने तीर है वो तीर चला के देख ले। तर्कस में जितने तीर है वो तीर चला के देख ले। एक बार नहीं 1000 बार आजमा के देख ले।
कि तर्कस में जितने तीर है वो तीर चला के देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा के देख ले, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, तू शतरंज के हर खाने में चाहे वजीर सजा के देख ले। तो अपने को इसी प्रकार अपना मनोबल बढ़ाते हुए पढ़ते रहना है, अपनी तैयारियों को सुनिश्चित करते रहना है और असफलताओं से अपने को डरना नहीं है, सफलताओं से अपने को नहीं घबराना है। तो चलिए फिर अपने शुरू करते हैं भी क्लास। आप एक बार शेयर कर दीजिए, आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर अपने शुरू करते हैं क्लास। आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर होगी। इसी के साथ अपने क्लास क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए भी अपने क्या पढ़ना है आज, करंट अफेयर का क्या करना है अपने, रिवीजन। तो चलिए आगे आपके पास करंट अफेयर चलकर अपने को करंट अफेयर का क्या लगाना है, रिवीजन लगाना है। आपने कि जनवरी माह का कौन सा करंट अफेयर देखना है अपने को, जनवरी माह का, अपने जो जनवरी महीने का दिखाई दे रहा है, ठीक है, जनवरी महीने का जो करंट अफेयर है इसका अपने को क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करेंगे। अपने मोटा मोटी देख लेते हैं, आप उसमें से थोड़ा देख लोगे, क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें से। तो जनवरी माह का अपने क्या देखना है, करंट अफेयर। सबसे पहले देखते हैं अपने राजस्थान, पहले स्टेट वाला देख लेंगे, उसके बाद में अपने सेंटर वाला देख लेंगे क्या क्या अपने को उसके अंदर पढ़ना है। ऐसे राजस्थान वाले में आए तो सबसे पहले आती है एक राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कब बांटे गए, 2024 के अपने, जो 2023 में अच्छे प्रदर्शन के कारण मिले थे, 2023 वाले 24 में मिलेंगे। अब 24 में जिन जिन अच्छे काम किए वो 25 के शुरुआत में मिलेंगे, तो वो 23 वाले जनवरी के शुरुआत में मिले थे आपके 24 वालों को। तो अपने कब मिलते हैं, 2024 में। 2024 में 19 लोगों को दिए गए बाल पुरस्कार है, बालकों को। किसको दिए गए, आपके छोटे बालकों को दिए गए, उनके अच्छे कार्यों के लिए। स्टूडेंट हो गए, कोई और बालक हो गए, उन सबको उनके अच्छे योगदान के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले राष्ट्रीय बाल पुरस्कार था, बाद में इसका नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कर दिया गया। अपने को ध्यान रखना है कि टोटल कितनों को मिले का, 19 को। अपने टोटल तो 19 को मिले हैं, इसमें से अपने राजस्थान का कोई एक व्यक्ति है, एक बालक है जिसको ये पुरस्कार मिला है। यानी राजस्थान में कितनों को मिला, एक को। वो कौन है, वो है कोटा का रहने वाला, नाम क्या है, आर्यन सिंह। कोटा का रहने वाला आर्यन सिंह क्या मिला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। कितनों को मिले, 19 को। उसमें से राजस्थान का एकमात्र नाम कहां से है, कोटा से। नाम क्या है, आर्यन सिंह। ये सम्मानित हुए। अब क्या किया भी ऐसा कि ये सम्मानित हुए, तो इन्होंने रोबोट बनाया। क्या बनाया, रोबोट। किस लिए, खेती के काम के लिए, कि किसान जो भाई है अपने, उनको क्या हो, थोड़ी आसानी हो, सरलता हो, इसलिए उन्होंने क्या बना दिया, रोबोट। तो ये क्या हो गया, फिर टेक्नोलॉजी का हो गया ना। तो इन्होंने विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए, किस लिए मिला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्हें अच्छा काम किया, उपलब्धि प्राप्त की, इसके क्षेत्र में इन्हें मिला है। ऐसा क्या काम कर दिया इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया कि एक किसानों की मदद के लिए मदद करने वाला एक रोबोट बनाया। क्या बनाया इन्होंने, एक रोबोट जो क्या करेगा, आपके किसान भाइयों की मदद। क्या मदद करेगा, खेत में काम क्या कर देगा, आपके खेत का काम करेगा, बुआई जुताई, या जो भी कोई मॉनिटरिंग वगैरह करनी है तो इसमें बुआई जुताई खुदाई, वाटर सप्लाई होती है, उसकी मॉनिटरिंग वगैरह करना, तो खेत का काम करेगा। तो कौन से पुरस्कार है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। कितनों को मिले, 19 लोगों को। टोटल कितनों को मिले, 19 को। इसमें से राजस्थान का एक है, कितने है, राजस्थान का एक बालक है। कहाँ का है, कोटा का। नाम क्या है, आर्यन सिंह। किस लिए मिला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए, उपलब्धि के लिए। क्या किया ऐसा, तो इसने एक रोबोट बनाया जो किसानों के लिए क्या होगा, मददगार। क्या क्या कर सकता है, खुदाई जुताई मॉनिटरिंग, जो किसान काम करेंगे वो काम ये अपने कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का आर्यन सिंह है, इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने राजस्थान का एक तो थोड़ा ध्यान रखना है, टोटल 19 को मिले अपने। इसके अलावा फिर और देखते भी और कौन कौन महत्वपूर्ण है इसमें एक व्यक्ति आपके
आदित्य विजय ब्रह्मणे। आदित्य विजय ब्रह्मणे, इन्हें भी क्या मिला है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। कहां से है? महाराष्ट्र से। कहां से है? महाराष्ट्र से। इन्हें क्यों मिला भाई? इन्हें अपने क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, वीरता वर्ग में इन्हें मरणोपरांत मिला है। अपने मरणोपरांत पुरस्कार दिए जाते हैं, ज्यादातर सेना वगैरह में दिए जाते हैं, तो वो उधर है भी, चलो सेना का काम है सही अपने रक्षा करना, रक्षा करते तो शहीद हो ही जाते हैं, तो उन्हें मरणोपरांत पुरस्कार भी दे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बालक, एक छोटे बालक को मिला है, अपने 9वीं 10वीं 11वीं क्लास के बालक को ये अगर पुरस्कार मिल रहा है वीरता के क्षेत्र में, तो ये बड़ी बात है। छोटा सा बालक देखो, जिसको अपने पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, उसने भी वीरता के लिए अपनी या लोगों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, तो उसको तो फिर मिलना ही चाहिए। तो ये आपके विजय आदित्य विजय ब्रह्मणे कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। इन्हें क्या मिला है? वीरता के क्षेत्र में। कोई पानी के अंदर बच्चे डूब रहे थे, उनको बचाने के लिए ये उन्हें बचाने के लिए कूद जाता है, तो बच्चों को तो बचा लिया, खुद क्या हो गया? वहीं पर इसका डेथ हो गई थी, तो डेथ हो गई तो वीरता हो गया, लोगों को बचा रहा है, तो मरणोपरांत इसको क्या मिला? आपके पुरस्कार। एक आपके अनुष्का पाठक। अनुष्का पाठक कहाँ की? यूपी की। अनुष्का पाठक कहाँ की? यूपी की। कला व संस्कृति, कल्चर के अंदर, कोई कल्चर के अंदर अच्छा काम किया इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। एक आपके सुहानी चौहान, ये कहां से है? नई दिल्ली से। इसको नवाचार, इसको क्या है? इनोवेशन के लिए मिला है, नवाचार वर्ग के लिए मिला है। एक आपके आदित्य यादव, एक आपके कौन है? आदित्य यादव, ये भी कहां से है? यूपी से। खेल वर्ग में, इसको किस वर्ग में मिला है? आपके खेल वर्ग में ये पुरस्कार मिला है। एक आपको ध्यान रखना है गरिमा। गरिमा कहाँ की है? हरियाणा की। इसको सामाजिक सेवा में, तो ज्यादातर तो आपके जितने भी पुरस्कार है ये तो टेक्नोलॉजी के या आपके सामाजिक क्षेत्र में ही दिए जाते हैं, खेल के क्षेत्र में भी आपके मिल जाते हैं। तो अपने को एक तो ध्यान रखना है आर्यन सिंह, वो कहाँ का है? कोटा का। कौन सा पुरस्कार मिला? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। कितने लोगों को मिला? 19 लोगों को। टोटल कितनों को मिला? 19 को। इसमें से एकमात्र राजस्थान का आर्यन सिंह कोटा का रहने वाला है। किस क्षेत्र में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये पुरस्कार इनको दिया गया। इसके अलावा अपने कौन कौन से हैं कि आदित्य विजय ब्रह्मणे महाराष्ट्र के हैं, वीरता के क्षेत्र में मरणोपरांत मिला। इसके अलावा अपने अनुष्का पाठक कहाँ की है? यूपी की। कला व संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया इनको। इसके अलावा सुहानी चौहान कहाँ से है? नई दिल्ली से, नवाचार के क्षेत्र में। इसके अलावा अपने आदित्य यादव यूपी से है, इन्हें खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला। और एक आपके गरिमा हरियाणा से है, गरिमा हरियाणा से इनको अपने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। तो ये अपने कौन से पुरस्कार हो गए? अपना पुरस्कार है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अपने दिया गया। अपने राजस्थान वाला थोड़ा ज्यादा ध्यान देख लेना। इसके अलावा थोड़ा वो आदित्य विजय ब्रह्मणे देखना, भी बालक है, उसको वीरता के क्षेत्र में मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अपने चले तो एक व्यक्तित्व है अपने हरिशंकर भाबड़ा जी। अपने एक व्यक्तित्व है, कौन है? हरिशंकर भाबड़ा जी। ये अपने भाबड़ा जी है, ये भैरव सिंह शेखावत के समय जब अपने दिखाई दे रहे, और जब अपने मुख्यमंत्री हुआ करते थे भैरव सिंह शेखावत 1990 के बाद में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय अपने क्या रहे थे? उप मुख्यमंत्री। उस समय क्या रहे थे? अपने उप मुख्यमंत्री। तो ये पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गए। इनका क्या हो गया? अपने देहांत हो गया। इनका क्या हो गया था? देहांत। अपने जनवरी माह के अंदर क्या हो चुका था? देहांत। तो थोड़ा ध्यान रखना भी अपने एक इसमें ये ध्यान नहीं रखना है कि इनका देहांत हो चुका है, थोड़ा बहुत आई जाए नहीं है, ध्यान ये रखना है कि अपने हरि सिंह भाबड़ा जी क्या रह चुके हैं? राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्योंकि अभी अपने मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, तो कोई एग्जाम में आ ही सकता है पहले कौन रह चुका है, पहले कौन रह चुका है, तो ऐसा कुछ आ ही सकता है। तो आप ध्यान रखना कि हरि सिंह भाबड़ा ये आपके क्या रह चुके? 1994 से 1998 तक, 1994 से 1998 जब अपने मुख्यमंत्री हुआ करते थे भैरव सिंह शेखावत, उस समय आपके क्या रह चुके? हरि सिंह भाबड़ा जी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, आप जब पॉलिटी पढ़ोगे उसके अंदर पढ़ोगे विधानसभा के अध्यक्ष, तो ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं पहले के। और इनका क्या हो चुका है? निधन। रतनगढ़ जो सीट है अपने चूरू वाली, 3 बार विधायक रह चुके थे। रतनगढ़
चूरू विधानसभा से कितनी बार विधायक रह चुके हैं? 3 बार। कौन है? हरि सिंह बाबड़ा जी। तो थोड़ा इनका देख लेना। एक तो क्या है अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री है, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष है। कब बने थे उप मुख्यमंत्री? भैरव सिंह शेखावत के समय। और इनका क्या हो चुका आपके निधन? विधानसभा सीट कौन सी थी इनकी? आपके चूरू, जहां से 3 बार आपके रह चुके हैं। मोनिका जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मोनिका जी, स्वागत आपका क्लास के अंदर। अभी आज आपके करंट अफेयर का ओनली रिवीजन है। ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपका क्या करवा रहा हूं? रिवीजन करवा रहा हूं। नेक्स्ट अपने है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 तो ये कौन चलाएगा? अभी केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये अपने एक रिपोर्ट जारी की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 क्या हो चुकी रिपोर्ट? 2023 का पूरा डाटा लिया गया है कि कौन कौन सा स्थान अच्छा है, स्वच्छ है, कौन सा नहीं है, कौन से को कौन सी रैंक मिली, इसमें थोड़ा ये है। तो सबसे पहले अपने कौन जारी करेगा? तो केंद्रीय आवासन शहरी कार्य मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करेगा? केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय आंकड़े जारी करती है। अपने राजस्थान का इसमें स्थान है 25वां। स्वच्छता के क्षेत्र में अपने कौन सा स्थान है? राजस्थान का 25वां स्थान है। अपने ध्यान रखना कि 2022 में, ये 23 का है ना, ये तो अपने कौन सा है? 23 का। 2022 में अपने स्थान था 8वां। 2022 में कौन सा स्थान था? 8वां। तो देखो रे किन किन ने गंदगी फैलाई है अपने एक साल में। कितने बढ़ गए? 17 बढ़ गए क्या? 17 स्थान अपना डाउन चले गए, अपने 17 स्थान पीछे चले गए। तो देखो कौन कौन गंद है जिन्होंने इतनी गंदगी फैलाई है, पकड़ो आसपास के लोगों को। इसमें अपने राजस्थान का स्थान आपको ध्यान रखना है कि 2022 में तो था 8वां, अब कौन सा है? 25वां। अब कौन सा अपने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर अपना स्थान कौन सा है? 25वां। जयपुर नगर निगम है, हेरिटेज है, इसका पूरे देश के अंदर जो जयपुर नगर निगम हेरिटेज है, अपना राजधानी हेरिटेज क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें स्थान है आपके। देख लो भी, देखने लायक नहीं है, अपने देखने लायक है नहीं। ये स्थान आपके राजस्थान के अंदर है, पूरे देश के अंदर जयपुर का नगर निगम का वो भी। तथा राज्य में प्रथम स्थान पर, अपने प्रथम स्थान पर और राज्य के अंदर कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज को देश में 171वां स्थान मिला है तथा राज्य में प्रथम स्थान पर है। ये अपने राज्य के अंदर क्या है? अपने नगर निगम जो 10 लाख से, सॉरी 10 लाख नहीं 1 लाख होना चाहिए। आपको क्या होगा? आपके 1 लाख होगा। भी 10 लाख इसमें गलत है, आपके 1 लाख होगा। यहाँ पर कितना होना चाहिए? आपके 1 लाख। 1 लाख से अधिक जनसंख्या, कम जनसंख्या वालों में अपने नंबर 1 पर रहेगा डूंगरपुर। 1 लाख से कम जनसंख्या वालों में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर कौन सा रहेगा? अपने डूंगरपुर। और 1 लाख से अगर अधिक की बात की जाए तो उसमें अपने है जयपुर। राजस्थान में तो बात की जाए ना 1 लाख से अधिक वालों में, तो उसमें तो अपने क्या होगा? जयपुर। 1 लाख से अधिक वालों में अपने 101 नंबर पर कौन होगा? प्रथम स्थान पर जयपुर। 1 लाख से कम वालों में आई तो अपने डूंगरपुर। ये ध्यान करना। राजस्थान का देश में 25वां, पूरे देश में जयपुर का 171वां। राजस्थान में अगर देखा जाए जयपुर का तो पहला है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या, और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में अपने डूंगरपुर है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपके केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। कौन जारी करेगा? केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा ये जारी की जाएगी। कौन सी है? स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2023 है अपने। तो अपने इसमें राजस्थान का ध्यान रखना। 2022 में 8वां स्थान था, वर्तमान में 23 में अपने 25वां हो चुका है। ये आ चुका अपने अवार्ड। ये आगे वाली बात वही बात आपके सेम बात है। इसमें क्या है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, अब वो रिपोर्ट जारी की गई है, उसके तहत बताया जाएगा भी किसको कौन सा अवार्ड, कौन सा स्थान मिला है। 2023 का सेम वो पीछे वाला ही है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ये जो स्वच्छ भारत मिशन अपने 2.0 चला है उसके तहत है। 2.0 के अंतर्गत है अपने वही केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आपके अवार्ड दिया जाएगा। ये आपके ध्यान रखना 2.0 के अंतर्गत है जो स्वच्छ भारत मिशन चला था उसका। इसमें है कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज को प्रथम स्थान, किसमें? 1 लाख, इसमें से लिखा 1 लाख है जनसंख्या से अधिक वालों में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें राजस्थान के अंदर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में तो फर्स्ट पर कौन है? आपके जयपुर।
और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में फर्स्ट पर कौन है आपके, वो तो नगर निगम होगी, 1 लाख से कम हो जाएगा तो नगर परिषद हो जाएगी अपने डूंगरपुर है, 1 लाख से कम जनसंख्या में। स्वच्छ शहर पुरस्कार श्रेणी में इंदौर और आपके, एक तो इंदौर और कौन सा, सूरत, इंदौर और सूरत आपके संयुक्त रूप से नंबर 1 पर रही है। तो जो पूरी रिपोर्ट थी स्वच्छ आपके सर्वेक्षण अवार्ड, इसमें पहले स्थान पर तो पूरे देश में कौन रहा है, एक तो रहा है इंदौर। ये स्वच्छता वाला मोदी जी ने चलाया, तो मोदी जी ने कहा भी हमारे यहाँ से भी हम पीछे नहीं रहेंगे, हमें भी शामिल करो। तो सूरत, गुजरात का सूरत और आपके इंदौर, ये दो तो क्या रह चुके हैं, फर्स्ट स्थान के ऊपर है। राजस्थान का कौन सा स्थान है, 25वां। राजस्थान में पहला स्थान किसका है जनसंख्या में, अगर 1 लाख से अधिक वाले में देखा, नगर निगम में ले ले अपने तो जयपुर, नगर परिषद में डूंगरपुर, पूरे देश में जयपुर का स्थान 171वां। तो ये अपने देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपने चले तो पुलिस परफॉर्मेंस रैंकिंग, अपने पास क्या है, पुलिस परफॉर्मेंस रैंकिंग अपने राजस्थान की देख रहे हैं, पुलिस परफॉर्मेंस रैंकिंग। तो कौन जारी करेगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री जारी करेगी। तो इसमें राजस्थान के जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, केंद्रीय होम मिनिस्ट्री है जो अपने होम मिनिस्ट्री, उसके द्वारा क्या की गई है, आपके राजस्थान के जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। किस क्षेत्र में, पुलिस परफॉर्मेंस, अच्छी पुलिस कहाँ की है, अच्छी पुलिस कहाँ पर है, जल्दी इसमें ले लिया कि भी केस जल्दी निपटारा कौन कर रहा है, केस जल्दी निपटारा कहाँ की पुलिस करिए, कहाँ के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, उस क्षेत्र में आपके लिया गया है। तो इसमें कि आपराधिक मामलों के निस्तारण और परिवाद की संतुष्टि के आधार पर, किस आधार पर रिपोर्ट जारी की गई, अच्छा कौन है कौन नहीं, कैसे पता चलेगा, ताकि एक तो जो मामले है आपराधिक जल्दी से कौन निपटा दे रहा है, उनका निस्तारण कौन कर रहा है, एक की जो परिवाद है उसकी संतुष्टि के आधार पर भी, केस करने वाले संतुष्ट तो है ना, वो ऐसे नहीं है कि यहाँ पर कर दिया वापस दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इसमें प्रथम स्थान तो अपने पाली, सबसे अच्छी पुलिस कहाँ की है, पाली की। दूसरा स्थान अपने बीकानेर, दूसरे स्थान पर कहाँ पर है, बीकानेर। पहला कौन है, पाली, दूसरा कौन है, बीकानेर। तो आपके पास क्या है, पुलिस परफॉर्मेंस रैंकिंग 2023 की है, जारी कौन करेगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। राजस्थान के जिलों की अपने लिस्ट जारी की गई है, किस आधार पर, ताकि आपराधिक मामले के निस्तारण और आपके परिवाद की संतुष्टि के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। पहला स्थान पाली, दूसरा स्थान बीकानेर को मिला है। सबसे अच्छी पुलिस पाली की, दूसरे स्थान पर किसकी है, बीकानेर की। अपने पुलिस वाला आ गया। नेक्स्ट अपने चले, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। इसमें अगर अपने देखें कि वन जिला वन उत्पाद या एक जिला एक उत्पाद की बात की जाए 2023 के अंदर, एक जिला एक उत्पाद, राजस्थान को ए वर्ग राज्यों में कांस्य पदक मिला है। इनका होता है भी सबसे ज्यादा कौन सा जिला है इसका एक जिला एक उत्पाद आपके प्रसिद्ध हुआ है। इनमें देखा जाए तो अपने सबसे पहले क्या दिया जाएगा, गोल्ड, उसके बाद में सिल्वर, उसके बाद में आपके कांस्य, उसके बाद में आपके कांस्य ब्रॉन्ज, उसके बाद में आपके क्या दिया जाएगा, ब्रॉन्ज। तो अपने राजस्थान को क्या मिला है, ब्रॉन्ज। अपने राजस्थान को क्या मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है ए वर्ग श्रेणी के अंदर। कौन से राज्य श्रेणी में, ए वर्ग राज्यों के अंदर राजस्थान को कौन सा मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक मिला है। अब अकेले राजस्थान को कांस्य पदक नहीं मिला है, इसके अलावा एक तो मिला है पंजाब को, एक क्या मिला है महाराष्ट्र को, इन दोनों को भी क्या मिला आपके कांस्य पदक। तो पूछ सकता है आपसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर, एक जिला एक उत्पाद के अंदर आपको कांस्य पदक किन किन राज्यों को मिला। ऑप्शन भी 4 अच्छे बनेंगे, या दे देगा किन को नहीं मिला तो 3 तो ये दे देगा, एक और दे देगा आपके। तो ध्यान कर लेना, एक तो राजस्थान को मिला है अपने कांस्य पदक मिला है, इसके अलावा पंजाब और महाराष्ट्र को भी क्या मिला है, कांस्य पदक। तो का स्वर्ण पदक यूपी को, गोल्डन किसको मिला है अपने यूपी को, रजत गुजरात को। मोदी जी इधर भी पीछे नहीं रह रहे, उधर स्वच्छता वाले में इन्होंने कहा हमारे सूरत को लो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इन्होंने कहा भी हमारे गुजरात को भी शामिल करो, तो इधर आपके गुजरात भी शामिल हो चुका है। तो जो एक जिला एक उत्पाद है, इसमें 2023 के आंकड़े हैं। स्वर्ण पदक किसको मिला, यूपी को। रजत किसको मिला, मोदी जी को यानी गुजरात को। कांस्य यानी ब्रॉन्ज किसको मिला, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र को, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र को। तो ये इसके अंदर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा
उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कार्यक्रम के दौरान कब दिया गया कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है, इसने क्या किया था, अपने आत्मनिर्भर भारत उत्सव मनाया था 2024 जनवरी के अंदर होगा तो 2024 आ जाएगा, 23 वाले आंकड़े हैं, तो इसके कार्यक्रम के दौरान दिए गए। राजस्थान से कुल 41 उत्पाद, कितने उत्पाद लिए गए, राजस्थान से कुल 41 उत्पाद को ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया, अपने और DPOP में शामिल किया गया राजस्थान के कितने उत्पादों को, 41 उत्पादों को। तो ये थोड़ा ध्यान कर लें, राजस्थान के 41 उत्पाद है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल होने वाले कितने उत्पाद है, 41। और अपने राजस्थान ने, इसके अलावा पंजाब और महाराष्ट्र को ब्रॉन्ज, गुजरात को आपके सिल्वर और यूपी को गोल्डन मिला है, किसके अंदर, वन जिला वन उत्पाद 2023 के अंदर। नेक्स्ट अपने चले तो पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन। पुलिस का जो महानिदेशक होता है उसका और महानिरीक्षकों का क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, मीटिंग हुई थी उनकी, कब, 5 से 7 जनवरी 2024 के अंदर हुआ था। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहां पर है, जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहां पर है, जयपुर के अंदर। इस भवन के अंदर क्या हुआ, अपने राजस्थान के जो पुलिस महानिदेशक है और महानिरीक्षक है, इनकी क्या होती है, एक मीटिंग होती है। क्यों हुई का, न्यूक्लियर बायोलॉजिक थ्रेट, इसके अलावा AI आपके होता है, AI जो आपके AI वाला आप जानते हो, इसमें क्या होता है AI, इसके अलावा डीप फैक्ट, इसके अलावा साइबर क्राइम, इसके अलावा पुलिस व्यवस्था, इसके अलावा पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, इसके अलावा जेल सुधार मुद्दों पर इन्होंने कहा भी पुलिस अच्छा काम कैसे कर सकती है, साइबर क्राइम को कैसे रोका जा सकता है, जेलों में कैसे सुधार किए जा सकते हैं, और अपने पुलिस विभाग के अंदर टेक्नोलॉजी को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। इस क्षेत्र के लिए, इस मुद्दों को लेकर अपने पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक है, इनके मध्य क्या होती है मीटिंग, 5 से 7 जनवरी के मध्य। कहां पर हुई, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, RIC अपने जयपुर के अंदर ये मीटिंग होती है। तो इसके अंदर अपने क्या क्या मुद्दे लिए गए, ये अपने सभी इसके अंदर क्या है, इनके ऊपर चर्चा होने वाले मुद्दे। तो ये आप देख लेना भी, राजस्थान पुलिस महानिरीक्षक और महानिदेशक के मध्य आपके क्या होता है, सम्मेलन 5 से 7 जनवरी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर जयपुर में है, यहाँ पर आपके इनकी मीटिंग होती है। नेक्स्ट ले तो भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्या अपने पास है, भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन। भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन कहां पर, जयपुर के अंदर, जयपुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, राजस्थान के अंदर दुर्गापुर है ना, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में क्या होता है, अपने भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है। भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन आयोजन कहां पर होता है, जयपुर में, दुर्गापुर, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में इसका क्या होता है आपके सम्मेलन। इसके अंदर सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च कौन कौन शामिल हुए, एक तो सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इसके अलावा डेवलपमेंट और आपके सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में आपके श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, इसके अलावा सब्जी विज्ञान संस्थान पूसा नई दिल्ली। इन्होंने सबने मिलकर अपने क्या किया, एक मीटिंग की है। कहां पर की है, जयपुर के अंदर जो दुर्गापुर अपने राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र है, वहां पर इन्होंने क्या किया, सबने मिलकर मीटिंग। कौन कौन मिला, एक तो आपके सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा अपने श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, और एक आपके कौन मिल गया, सब्जी विज्ञान संभाग पूसा जयपुर। ये सब मिलकर आपके क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। क्या कहा गया, अभी बागवानी उत्पादों को बढ़ावा, नाम ही अपने बागवानी शिखर सम्मेलन।
तो क्या किया जाएगा, आपके बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है मंथन। अपने किस प्रकार इसके अंदर और टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। तो भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है, जयपुर के अंदर। जयपुर में भी कहा, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर के अंदर। कौन कौन शामिल हुए, तो एक तो सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर एंड डेवलपमेंट, एक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, और इसके अंदर कौन शामिल होता है, दिल्ली से आता है पूसा। दिल्ली से कौन आपके, पूसा यानी सब्जी विज्ञान संभाग पूसा, इसके नई दिल्ली से आपके शामिल होते हैं। उन्होंने कहा भी बागवानी के क्षेत्र में किस किस प्रकार नए इनोवेशन किए जा सकते हैं, वैज्ञानिक संस्थान किए जा सकते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग किए जा सकते हैं, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया आपके चर्चा। तो ध्यान रखना भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन के बारे में। नेक्स्ट अपने पास है एक व्यक्तित्व जिनका नाम है ईसा उदावत। ईसा उदावत क्यों चर्चा में, पहले तो पाली जिले की ईसा उदावत को एनसीसी जानते हैं आप, एनसीसी के बेस्ट कैंडिडेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। एनसीसी देता रहता है इसे देश के अंदर अपने अलग अलग बेस्ट आपके कैंडिडेटों को अवार्ड देता रहता है। कौन सा अवार्ड है, बेस्ट कैंडिडेट अवार्ड। कौन सा अवार्ड, आपके बेस्ट कैंडिडेट अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। कौन है, ईसा उदावत है। कहाँ की रहने वाली है, पाली की। किस क्षेत्र में, नेवी के क्षेत्र में। नेवी के क्षेत्र में इसको ये अवार्ड मिला है, नेवी के क्षेत्र में थी तो इनको ये अवार्ड मिलता है। कौन, ईसा उदावत। तो थोड़ा ध्यान रख लेना भी अपने। एक अपने स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान। कुष्ठ रोग कोड जानते हो आप, जिसको अपने अगर किसी को, अब तो बहुत कम है, ये थोड़ा कम ही हो गई है, या इसके थोड़ा समाज भी जागरूक हो गया। पहले अगर किसी को कोड हो जाती थी, अपने वैसे तो नाम लेना अच्छा नहीं माना जाता कोड का, हमने सुबह सुबह ले हो रहे हैं, नाम लेना अच्छा नहीं माना जाता कोड का। तो कोड जिसके हो जाती थी उसके परिवार वाले, समाज वाले सब उसको हाथ ही नहीं लगाते थे, बाहर एक जगह पड़ा रहता था, तो बहुत ज्यादा उसकी क्या होती थी, बुरी हालत होती थी। तो सरकार ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के साथ उसका इलाज किया जाना चाहिए। तो कहा भी चलो ठीक है, अपने क्या चलाएंगे, स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान। इसको छू लेने से अपने कोड नहीं होगी, इसका इलाज करना चाहिए। राज्य भर में आयोजित किया गया। थीम क्या थी इसकी, कि कलंक मिटाए गरिमा अपनाए। कलंक मिटाओ, भी उस व्यक्ति की कलंक लगा हुआ है, उसके कोड है, उसका कलंक मिटाओ, गरिमा अपनाओ, उसको गरिमा में जीवन मिलना चाहिए। तो कलंक मिटाओ, गरिमा अपनाओ, इसकी क्या थी थीम, ध्यान करना भी पूछी जा सकती है। कि जो स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान है, इसकी थीम क्या है आपके, कलंक मिटाओ, गरिमा अपनाओ। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, जनवरी के अंतिम रविवार को। जनवरी का अंतिम रविवार। जनवरी का अंतिम रविवार। एक और भी याद आता है अपने 1929 रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे अपने क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का रावी नदी के किनारे। इस समय अपने लाहौर जो अधिवेशन हुआ, इसके अंदर कांग्रेस ने कहा भी अपने क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। तो कब मनाएंगे, तो कांग्रेस के अंदर जितने भी लोग थे वो क्या थे, नौकरी पेशे वाले, नौकरी वाले थे सभी। तो उन्होंने कहा भी कब मनाए, तो कहा भी अपने मना लेंगे कि आज क्या अपने अभी तो लास्ट में छुट्टियां चल रही है, दिसंबर के लास्ट में इनके अधिवेशन हुआ करते थे। कब हुआ करते थे, दिसंबर के लास्ट में। दिसंबर के 29, 30, 31 3 दिन इनके क्या चला करते थे, अधिवेशन। तो कहा भी चलो शुरुआत, अब नया साल हो गया, फिर ऑफिस में काम होगा, अपने सभी नौकरी पैसे वाले वकील वगैरह है तो ऑफिस में काम है। तो एक काम करते भी अपना अगला महीना, दिसंबर के बाद अगला महीना कौन सा आ जाएगा, का जनवरी। कौन सा आ जाएगा, जनवरी। अब कहा भी जनवरी के 10 तारीख तक तो मेरी छुट्टी नहीं है, किसी ने कहा मेरे को ये काम है, तो कहा जनवरी का जो अंतिम रविवार होगा, जनवरी का क्या आपके अंतिम रविवार, जनवरी का क्या होगा आपके अंतिम रविवार, अंतिम रविवार। इसको अपने सभी इकट्ठा हो लेंगे और क्या मना लेंगे, अपने स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस अपने मना लेंगे का, ठीक है भी। तो अब जनवरी का जो अंतिम रविवार था वो किस तारीख को आ रहा था, 26 तारीख को। किस तारीख को आ रहा था अपने, 26 तारीख को।
जनवरी का अंतिम रविवार किस तारीख को आ रहा था? 26 तारीख को। 26 तारीख को सभी इकट्ठे हुए, इन्होंने क्या मनाया? अपना पहला स्वतंत्रता दिवस का। भी हम क्या मांगते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। अपने क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस। अगर उस दिन अपने 27 होता तो आज अपने 27 जनवरी मानते, 28 होता तो 28 जनवरी मानते। वो रविवार उस दिन किस दिन को था? अपने 1923 को 26 तारीख को। तो अपने फिर कब से? 26 जनवरी 1930 से हर साल अपने क्या मनाने लगे? इस दिन स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी 1930 से क्या मनाने लगे? स्वतंत्रता दिवस। अपने आजाद कब हो गए? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को अपने आजाद हो गए। अपने ये था भी अपने स्वतंत्रता दिवस इतने दिनों से मनाते आ रहे, तो अपने आजादी भी कब लेंगे? 26 जनवरी को। कब लेंगे? अपने 26 जनवरी को आजादी लेंगे। अपने को माउंटबेटन आजाद कब कर गया? 15 अगस्त को। कब कर गया? 15 अगस्त। क्योंकि माउंटबेटन की जो लकी डेट थी वो थी 15 अगस्त उसकी लकी तारीख थी, लकी डेट थी। क्योंकि माउंटबेटन ने अपने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसके अंदर जापान को हराता है, तो वो 15 अगस्त को हराता है। 15 अगस्त को आपके जापान क्या कर देता है? सिलेंडर कर देता है। तो 15 अगस्त को वो हराता है जापान को। तो उसकी लकी डेट थी, तो उसने कहा मैं तो अपनी लकी डेट को आजाद करूंगा। उसने अपने को आजाद कब कर दिया? 15 अगस्त को। अपना आजाद कब होना चाहते थे? 26 जनवरी को। तो कभी शोर मत मचाओ, अपने संविधान बना रहे हैं। अपने क्या बना रहे? संविधान। आजाद तो अपने 15 अगस्त को हो गए, अपने क्या बना रहे? संविधान। अपने संविधान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। अपने किस तारीख को? 26 तारीख को। 26 जनवरी को अपने क्या बना लेंगे? संविधान बना लेंगे। रेखा वालिया, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रेखा जी, स्वागत आपका भी क्लास के अंदर। तो अपने 26 तारीख को क्या बना लेंगे? 26 जनवरी को संविधान। संविधान बनेंगे अपने 26 नवंबर को। संविधान कब बन गया? अपने 26 नवंबर को। तो कहा किसी को मत बताना, अपने 26 तारीख को क्या कर लेंगे? संविधान लागू करेंगे। भी 26 को क्या कर लेंगे? अपने संविधान लागू करेंगे। तो अपने वो इस चक्कर में 26 जनवरी उधर 30 से मनाते आ रहे थे, तो इसी चक्कर में अपने 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के रूप में अपने मनाते हैं। अब का 26 जनवरी को क्या करें? तो पीछे कौन सा साल था भी? मोदी जी बोल गए किसी के अंदर, कहा इस दिन हमारा क्या है? संविधान दिवस। तो का संविधान दिवस नहीं, विधि दिवस है। ये क्या है? विधि दिवस। तो का आज से अपने क्या मनाएंगे? संविधान दिवस। तो अब अपने क्या मनाने लगे हैं? संविधान दिवस। कब मनाने लगे? 26 नवंबर को। 26 जनवरी को अपने गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त आप जानते हो आजादी का दिवस। तो वही मेरे को इधर याद आ गया भी, अपने इधर वाला अपने याद आ गया कि ये जो स्पष्ट कुष्ठ रोग निवारक अभियान है, राज्य भर में चलाया गया है। इसको कलंक, आपके थीम है कि कलंक मिटाए गरिमा अपनाए। और काव्य विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाएगा? 26 जनवरी होगी, जनवरी माह का आपके अंतिम रविवार, जनवरी माह का अंतिम रविवार को अपने क्या मनाई जाएगी? विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट अपने चले, नेक्स्ट अपने पास है राम सेतु ओवर ब्रिज। राम सेतु ओवर ब्रिज, ये अपने राम सेतु, क्योंकि जनवरी माह में अपने रामलला वाला चल ही रहा था उधर, तो का राम सेतु ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। तो कहां पर बनाओगे? बालोतरा के अंदर। राम सेतु ओवर ब्रिज कहां पर है? साउथ में मत चले जाना कहीं आप सोचो राम सेतु ओवर ब्रिज उधर है, राम सेतु के ऊपर बन रहा होगा। अपने बालोतरा के अंदर है। ऑप्शन भी वो दे देगा उधर आपको कि तमिलनाडु में, केरल के अंदर, ध्यान रखना राजस्थान के बालोतरा में। राम सेतु ओवर ब्रिज कहां पर है? बालोतरा के अंदर बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 जोधपुर बाड़मेर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है? किस पर बनाया जा रहा है? 112 के ऊपर। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे है, NH है 112, इसके ऊपर आपकी क्या बना रहा जाए? राम सेतु रेलवे ओवर ब्रिज। ये जो रोड है, रोड के ऊपर अपने रेलवे का क्या बना रहा जाए? ओवर ब्रिज। रेलवे सेक्शन पर लोकार्पण, जो रेलवे है उसके ऊपर क्या किया जा रहा है? इसका लोकार्पण किया जा रहा है। रेलवे का ओवर ब्रिज बनाया जाए कहां? बालोतरा के अंदर। नाम क्या है? राम सेतु। कौन से NH के ऊपर? 112 के ऊपर, जोधपुर बाड़मेर। जोधपुर बाड़मेर NH है, इसके ऊपर अपने बनाया जा रहा है। नेक्स्ट अपने पास है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, तो जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इसके अंदर कौन सा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अपने राज्य वाला कौन सा होता है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य किसको दिया जाएगा? गुरु थे तो कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? आपके कोच को। तो कोच अपने महावीर प्रसाद सैनी। कौन है? महावीर प्रसाद सैनी। किस चीज में? पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक। क्या है आपके? पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक है। कहां से है? सूरतगढ़ गंगानगर के निवासी। तो महावीर प्रसाद जी को क्या दिया गया? अपने द्रोणाचार्य अवार्ड। क्या दिया गया इनको? द्रोणाचार्य अवार्ड। किस चीज के अंदर? पैरा एथलेट आपके एथलेटिक्स प्रशिक्षक है ये, इसके अंदर इनको क्या मिला है? आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार। कहां से रहने वाले हैं? आपके सूरतगढ़ के। इसी में अपने ये तो ध्यान रखना भी, जो द्रोणाचार्य वो कोच को ही दिया जाएगा क्योंकि गुरु को दिया जाता है। एक अपने अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली क्वेश्चन आया है, इसका क्वेश्चन आ चुका है कई बार। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली अपने दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़। कौन थे? दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़। कहाँ की निवासी? नागौर की। किस क्षेत्र में? घुड़सवारी के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन आया था कि दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया? तो उसमें निशानेबाजी, तीरंदाजी ऐसे कई थे। तो किस में मिला? अपने घुड़सवारी के अंदर। किस में मिलता है? घुड़सवारी के अंदर। अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन? आपके दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़। तो अभी आपको थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखना है कि दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ अपने नागौर की। इसको क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड। किस क्षेत्र के अंदर? घुड़सवारी के अंदर। और ये अपने क्या है? पहली महिला। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन? आपके दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़। और द्रोणाचार्य श्री महावीर प्रसाद जी को आपके द्रोणाचार्य मिला है। इलेक्शन बड़ी ऐप, एक अपने ऐप बनाया गंगानगर। गंगानगर जो जिला प्रशासन, इसके द्वारा क्या बनाया गया था? एक ऐप बनाया गया। ऐप का नाम क्या है? इलेक्शन, क्योंकि उसमें चुनाव वगैरह चल ही रहे थे, उधर चुनाव की माहौल था, तो इलेक्शन बड़ी ऐप बनाया गया। कौन बनाएगा? श्री गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा ये विकसित किया गया। विकसित आपके आईटी पहल, पहले क्या आईटी पहल है। और इसमें क्या क्या कि मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार इसको दिया गया। किसको? श्री गंगानगर जिला प्रशासन को क्या दिया गया? अपने मतदाता दिवस कब आता है? अपने 25 जनवरी। मतदाता दिवस कब आता है? आपके 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को क्या दिया गया था? अपने राष्ट्रपति पुरस्कार। राष्ट्रपति द्वारा क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार मिला है। किस कारण मिला है? कि उन्होंने एक ऐप बनाया। कौन सा? इलेक्शन बड़ी ऐप। किसने बनाया? श्री गंगानगर जिला प्रशासन ने बनाया था। और इसको अपने 25 जनवरी यानी मतदाता दिवस पर क्या मिलता है? राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। तो आप तो ये बताइए कि ऊंटों के देवता कौन है? अपने राजस्थान के अंदर ऊंटों के देवता किन्हें कहा जाता है? ऊंटों के देवता किन्हें कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय जो ऊंट महोत्सव है 2024, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 आयोजित कहां पर होगा? अपने बिना सोचे समझे याद करना है, बीकानेर के अंदर। कहां पर होगा? आपके बीकानेर। ऊंट से संबंधित जो भी कोई बात आ जाए तो कहां पर अपने होगा? बीकानेर। ऊंट उत्सव बीकानेर। ऊंट की खाल पर आपके थेवा कला की जाती है, वो सॉरी आपके उस्ता कला, वो भी कहां पर? बीकानेर के अंदर। ऊंट की खाल पर कोई भी काम, बीकानेर। ऊंट का मेला, बीकानेर। ऊंट का अनुसंधान, बीकानेर। ऊंट का आपके उत्सव, बीकानेर। जो भी ऊंट से संबंधित हो, अपने कुछ नहीं आता तो बीकानेर टिका देना है। तो आयोजन था आपके 12 से 14 जनवरी। किसका? अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन है 12 से 14 जनवरी। आयोजन लाडेरा। लाडेरा के अंदर इसका क्या होता है? आपके आयोजन होता है। पहले ये हुआ करता है मुकाम के अंदर। पहले कहां हुआ करता था? मुकाम के अंदर। अब कुछ साल हो गए इधर लाडेरा की तरफ लिया इसको। पहले मुकाम अपने रामोजी वाला है, उधर आपके क्या हुआ करता था इसका आयोजन। थीम क्या थी? आइकन्स ऑफ बीकानेर। आइकन्स ऑफ बीकानेर। आप तो कमेंट करके ये बताइए कि ऊंटों के देवता किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है भी ऊंटों के देवता? तो इसकी थीम क्या थी? थीम ध्यान रख लेना भी। उस कुष्ठ वाले की क्या थी? कुष्ठ रोग वाले की क्या थी? अपने कलंक मिटाए गरिमा अपनाए। कुष्ठ रोग वाले की। इस ऊंट उत्सव की क्या है अपने? कि आइकन्स ऑफ बीकानेर। आइकन्स ऑफ बीकानेर। बताइए भी ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? वर्ष 2024 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया।
हमने सीधा होता है ऊंट उत्सव का बीकानेर, इस बार क्या अपने अंतरराष्ट्रीय, इस बार क्या अंतरराष्ट्रीय क्यों? क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसने कहा भी वर्ष 2024 को क्या करो, ऊंट उत्सव के रूप में, अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में घोषित करो। तो अपन ने कहा भी अपने भी क्या मना लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव। अपने भी क्या मना लिया, अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव। 12 से 14 जनवरी लाडेरा बीकानेर में इसका आयोजन किया गया। थीम थी आइकन्स ऑफ बीकानेर, आइकन्स ऑफ बीकानेर इसकी क्या थी आपके थीम। और 2024 को अपने अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो ध्यान करें, थीम थोड़ी देख लेना, थीम ज्यादा आजकल पूछ लेते हैं अपने, तो देख लेना। उस कुष्ठ रोग वाले की क्या थी, कलंक मिटाए गरिमा अपनाए। नेक्स्ट अपने पास है ऊंटों के देवता, बताना है आपको ऊंटों के देवता कौन है। आपने एक बागिन हुआ करती थी, बागिन मछली, टी आपकी बागिन मछली, मछली नाम क्या था उसका, बागिन मछली। ये इधर में इसमें लिखा है रणथंभौर की, कहा की थी, रणथंभौर में रहने वाली एक बागिन थी, बागिन का नाम था मछली। सबसे लंबे समय तक रहने वाली बागिन थी वो, उसकी अपने डेथ हो चुकी है। उसी की संतान है अपने बागिन ST2 नाम की एक बागिन है। कहां पर है, टाइगर रिजर्व सरिस्का, टाइगर रिजर्व सरिस्का की राजमाता कहलाने वाली बागिन TS का क्या हो चुका है, निधन। हमने इस ST का क्या हो चुका है, निधन। तो एक बागिन है जिसका नाम क्या था, बागिन ST2 नाम की एक बागिन है जो कहां पर थी, टाइगर रिजर्व सरिस्का की राजमाता, टाइगर रिजर्व सरिस्का की क्या थी, राजमाता। और इसका अपने क्या होने वाला है, इसका क्या हो चुका है, निधन। अपने इसका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है बागिन का। तो ध्यान रखना, ये भारत में सबसे उम्रदराज बागिनों का रिकॉर्ड, भारत में सबसे उम्रदराज बागिन कौन, सबसे पहले तो आपकी मछली, सबसे पहले मछली थी 2002 के आसपास इसका जन्म होता है आपके। तो 2 से लगभग हो गए 20-22 साल इसने जी ली। सबसे पहले, इससे पहले कौन सी थी, मछली, बागिन मछली कहां पर थी आपके, रणथंभौर के अंदर। अब कौन सी थी अपने, अब सबसे उम्रदराज कौन हो चुकी है, बागिन ST2। ये कहां पर थी, ये आपके सरिस्का अभयारण्य के अंदर। राजमाता सबसे बड़ी उम्र की होगी तो राजमाता ही कहलाएगी। तो थोड़ा देख लेना बागिन वाला, तो आप देख लेना। तो बागिन के नाम है मछली और है, ये इसी की संतान बताई जा रही है, आप किसी की क्या थी, संतान। नेक्स्ट, अच्छा राज्य वाला इतना ही है, अच्छा ये राज्य वाला इतना ही, इसका एक बार दोबारा रिवीजन लगाए अपने। राज्य वाला अपने पास इतना ही है भाई अपने, तो इसका क्या लगाते हैं, पुणे से रिवीजन लगा लेते हैं अपने। सबसे पहले अपने क्या देखे थे कि प्रधानमंत्री, अब तो इसको छोटा ही कर ले अपने। सबसे पहले अपने क्या देखे थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 वाले, ये 24 में दिए गए हैं। कितने लोगों को मिले, 19 लोगों को। राजस्थान के कितनों को, 1 को। किसको दिया गया था, आर्यन सिंह, कहां के थे, कोटा के। किस क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिए गए थे। अब अपने राजस्थान के 1 को मिला, कोटा के आर्यन सिंह को। और किस किस को मिला, आदित्य विजय ब्रह्मणे, कहां के थे, महाराष्ट्र के। किस क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में, वो भी आपके मरणोपरांत। एक किसको मिलता है आपके, एक आपके मिलता है, उन्होंने आर्यन सिंह ने अपने किसानों के लिए आपके क्या किया था, रोबोट बनाया था जो किसानों की क्या करेगा, हेल्प करेगा। एक मिलता आपके अनुष्का पाठक, कहां की है, यूपी की। अनुष्का पाठक है यूपी की, किस क्षेत्र में, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में। सुहानी चौहान नई दिल्ली, इन्हें नवाचार के क्षेत्र में। आपके आदित्य यादव यूपी के, इन्हें किस क्षेत्र में, खेल। और गरिमा हरियाणा की, इसको आपके सामाजिक क्षेत्र में मिलता है पुरस्कार। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट देखा था हरिशंकर भाबड़ा जी। नेक्स्ट कौन थे अपने, हरिशंकर भाबड़ा जी। क्या रह चुके हैं, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री। क्या रह चुके अपने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, आपके विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। और इनका क्या हो चुका अपने, निधन। कौन सी सीट से, रतनगढ़ से हुआ करते थे। भैरव सिंह शेखावत के समय क्या रहते आपके उप मुख्यमंत्री। एक अपने देखा था कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 कौन जारी करेगा, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय।
इसने पूरी एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, 25वां। राजस्थान का कौन सा स्थान है, 25वां। 2022 में कौन सा था, 8वां। पूरे देश में जयपुर नगर निगम को कौन सा मिला है, 171वां। और सबसे सुंदर शहर कौन से, आपके स्वच्छ शहर कौन से बताए गए हैं, इंदौर और सूरत। इंदौर और सूरत आपके सबसे अच्छे या स्वच्छ शहर है। इसके अलावा अपने की राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 1 लाख से अधिक में तो जयपुर नगर निगम फर्स्ट है, और 1 लाख से कम वाले में आपके डूंगरपुर नगर निगम को मिला है। तो ये जरा अपने पढ़ लिए इसके बारे में। ये भी अपने आ गया। ये स्वच्छता वाला आपने देख लिया, 1 लाख से कम, 1 लाख से अधिक वाला। इंदौर और सूरत अपने देश में सबसे अच्छे रहे। इसके बाद में हमने पुलिस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कौन जारी करेगा रिपोर्ट रैंकिंग की, तो अपने होम मिनिस्ट्री ने जारी की। इसके अंदर अपने किस आधार पर, आपराधिक मामलों के निस्तारण और परिवाद की संतुष्टि के आधार पर। पहला स्थान पाली, दूसरा बीकानेर। पहला पाली, दूसरा बीकानेर। सबसे अच्छी पुलिस पाली की और उसके बाद में बीकानेर की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसमें अपने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसके अंदर अपने राजस्थान को ए वर्ग श्रेणी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। राजस्थान को क्या दिया गया, अपने ए वर्ग श्रेणी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा ब्रॉन्ज किस को मिला, पंजाब और महाराष्ट्र। किसको मिलता है, अपने पंजाब और महाराष्ट्र को। तो फिर गोल्ड किसको मिला, यूपी को। और सिल्वर मोदी जी ने कहा हमारा है सिल्वर, तो मोदी जी वाले गुजरात को क्या मिल चुका, आपके सिल्वर। तो जो एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसके अंदर गोल्ड यूपी, ब्रॉन्ज आपके गोल्ड यूपी, सिल्वर फिर गुजरात, ब्रॉन्ज अपने राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र को मिला है। और इसमें अपने राजस्थान के कितने उत्पाद, 41 उत्पादों को शामिल किया गया। पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक की क्या होती है मीटिंग, कहां पर होती है, ये जयपुर के अंदर अपने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, यहाँ पर अपने क्या होती है, इनकी मीटिंग होती है। किस बात के ऊपर चर्चा की गई, कब हुई, ये अपने 5 से 7 जनवरी 5 से 7 जनवरी के 2-3 दिन इनकी क्या चलती है, मीटिंग चलती है। किसकी, महानिदेशक और महानिरीक्षक की। राजस्थान इंटरनेशनल आपके जो सेंटर है, इसके अंदर अपने मीटिंग चलती है। किस बात पर, पुलिस में सुधार किए जा सकते हैं, कैसे करें, किस प्रकार जेलों में सुधार करें, किस प्रकार अपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, साइबर क्राइम को रोके। तो ये सभी क्षेत्रों में अपने इनकी क्या होती है, बातचीत होती है। नेक्स्ट अपने कि भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन, भारतीय बागवानी जो शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन जयपुर में हुआ है। कहां पर हुआ, जयपुर के अंदर जो दुर्गापुर है, दुर्गापुर में इसका राष्ट्रीय राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर में राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर इसका क्या होता है आयोजन। इसके अंदर कौन कौन शामिल हुए, तो सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, इसके अलावा सब्जी विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली से आपके क्या होते हैं, शामिल होते हैं तीनों। इन्होंने कहा भी बागवानी के क्षेत्र में किस प्रकार अपने टेक्नोलॉजी का, साइंस का उपयोग किया जा सकता है, इसी क्षेत्र के ऊपर इन्होंने क्या किया है, विचार विमर्श। नेक्स्ट ईशा उदावत जो पाली की रहने वाली है, इन्हें एनसीसी द्वारा बेस्ट कैंडिडेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र के अंदर, नेवी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, नेवी के क्षेत्र में। एक अपने कुष्ठ रोग को हटाने के लिए, कुष्ठ रोग के लिए जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया। नाम क्या अपने राज्य भर में चलाया जाएगा, स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूक अभियान। कहां पर, पूरे राज्य के अंदर। थीम क्या थी, थीम है कि कलंक मिटाए गरिमा अपनाए। कुष्ठ रोग व्यक्ति, उसको अपने क्या मिलानी, कलंक मिटाना है उसका, और क्या करना है, अपने गरिमा अपनानी है। और विश्व कुष्ठ दिवस अपने कब मनाया जाएगा, जनवरी माह के अंतिम रविवार को, जनवरी माह के अंतिम रविवार को। और ये आप देख लेना भी अपना, इसमें भी थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए, हमने क्यों मनाते हैं, क्यों किस लिए मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, वो सभी अपने को पता होनी चाहिए। इसके अंदर इतना ही ना। नेक्स्ट चलो आगे। नेक्स्ट अपने आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है, श्री महावीर प्रसाद जी। कहाँ के हैं अपने, गंगानगर के। कहाँ के रहने वाले हैं, गंगानगर के, सूरतगढ़ गंगानगर के। पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक, कोच हुआ करते थे आपके पैरा एथलेटिक्स के, और इन्हें क्या मिला अपने, द्रोणाचार्य। अर्जुन अवार्ड दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ को, दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ को।
कहाँ की है? नागौर की। किस क्षेत्र में? निशानेबाजी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? आपके घुड़सवारी, आपके घुड़सवारी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? आपके घुड़सवारी के क्षेत्र में मिला है दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को, और नागौर की रहने वाली है। ये अपने अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है। तो इनका तो क्वेश्चन आ भी चुका है, आगे भी आता ही रहेगा, तो आप ध्यान कर लेना। दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ क्या मिला इन्हें? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड। इलेक्शन बड़ी ऐप किसने बनाया है? श्री गंगानगर, जो प्रशासन इसके द्वारा आपके जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया ऐप है। इससे अपने क्या मिला है? जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, कब आता है? 25 जनवरी, उसके ऊपर राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट अपने एक बागिन, बागिन का नाम क्या है? ST, बागिन का नाम ST2 नाम की है। इसका क्या चुका है? निधन। कहाँ की थी? ये रहने वाली थी आपके सरिस्का अभ्यारण्य, जो टाइगर रिजर्व सरिस्का अभ्यारण्य, इसकी राजमाता कहा जाता था। इसका क्या चुका है? अभी निधन जनवरी माह के अंदर। और किसकी संतान बताई जा रही थी? जो इससे पहले सबसे उम्रदराज बागिन थी, बागिन मछली, रणथंभौर में रहने वाली थी, उसकी ये क्या थी? संतान। अब कौन सी है सबसे उम्रदराज? बागिन ST। नेक्स्ट अपने बात करें तो अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 12 से 14 जनवरी, कहां पर? लाडेरा, बीकानेर के अंदर। और थीम क्या थी? आइकन्स ऑफ बीकानेर, आइकन्स ऑफ बीकानेर इसकी क्या थी अपने थीम। और संयुक्त रूप से अपने जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने 2024 के साल को अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में घोषित किया है। ये अपने हो गया, ये राजस्थान वाला हो गया ना, ये अपना इतना राजस्थान वाला था। अपने राजस्थान से संबंधित जो जो मैंने बातें थी अपने देख ली। अब देखते हैं कि अपने क्या टाइम हो गया, कितना चल रहा है? अच्छा, अभी थोड़ा और देखते हैं अपने। अभी चलो टाइम तो हो गया, 8:30 हो चुके, थोड़ा और देख लेते हैं इसको। अपने अंतरराष्ट्रीय, सॉरी आपके नेशनल देख लेते हैं, वो तो राज्य वाला हो गया। अब अपने देखते हैं देश वाले की, राष्ट्रीय स्तर पर अपने कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे अपने को देखने। एक महिला है जिनका नाम आपके प्रभा अत्रे, नाम क्या आपके? प्रभा अत्रे। ये जो प्रभा अत्रे है, ये आपके मशहूर शास्त्रीय गायिका और शिक्षाविद, लेखिका। इनका क्या हो चुका है? निधन। प्रभा अत्रे क्या थी? एक तो गायिका थी, सिंगर थी, इसके अलावा अपने लेखिका थी, और क्या थी? शिक्षाविद थी। इनका क्या हो चुका है? निधन। यूपी के किराना घराना, कौन सा घराना है आपके? किराना घराना। यूपी का अपने गायन के क्षेत्र में घराना है किराना घराना, जिससे अपने भीम सिंह जी जुड़े हुआ करते थे। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे अपने बंदे अली खान। इसमें लिखा है बंदे अली खान द्वारा ये शुरू किया गया था। इसकी ये क्या थी आपके? प्रभा अत्रे वरिष्ठ गायिका क्या हुआ करती थी? वरिष्ठ गायिका। इनका क्या हो चुका है? अपने निधन। इनको कुछ पुरस्कार मिले, वो देखना दिया। एक तो आपके 1990 के अंदर इन्हें क्या मिला? आपके पद्मश्री। 2002 के अंदर क्या मिला? पद्म भूषण। 2022 वाला, ये थोड़ा ध्यान रखने में, करंट वाला सही है, ये दो तो पुराने हो चुके हैं। तो 2022 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। एक ही मंच से 11 पुस्तकें, इन्होंने कितनी पुस्तकें का विमोचन किया? 11। क्या बना लिया? वर्ल्ड रिकॉर्ड। कौन? प्रभा अत्रे। क्या थी? गायिका, इसके अलावा लेखिका, इसके अलावा टीचर या शिक्षाविद हुआ करती थी। किस घराने से जुड़ी हुई थी? किराना घराना। कहाँ का? अपने यूपी का। किराना घराना कहाँ का? यूपी का। शुरू करने वाला बंदा कौन था? बंदा ही था तो वो बंदे अली खान। उसकी क्या थी? वरिष्ठ गायिका। और 1990 के अंदर पद्मश्री, 2002 के अंदर पद्म भूषण, और 2022 के अंदर पद्म विभूषण से इन्हें क्या किया गया? आपके सम्मानित। कितनी पुस्तकों का विमोचन किया? एक साथ, एक ही मंच से 11 का क्या बना लिया अपने? वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बना लिया इन्होंने। कुछ पुस्तकें इनकी। अब संगीत पर होगी तो स्वर होगी सभी, तो स्वर रंजनी, स्वर रंगिनी और आपके स्वर रंगिनी, इसके अलावा स्वर में स्वर लगा हुआ इसके आपके, जैसे मंडन की मंडन लगा हुआ है, उसी प्रकार इनके क्या लगा हुआ? आपके स्वर। तो स्वरंजनी, स्वरग्नि, ये रग्नि तो आगे, इसके अलावा स्वरंगी, इसके अलावा आपकी क्या हो जाएगा? स्वर में। ये इनकी क्या है? पुस्तकें। किसकी? प्रभा अत्रे की। कितनी पुस्तकें? 11। एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड। किस घराने से? किराना। क्या चुका इनका? निधन। किराना घराना शुरू किसने किया था? आपके बंदे अली खान द्वारा शुरू किया गया था। तो गायिका थी एक बार करके, क्या थी आपकी? गायिका। नेक्स्ट सतनाम सिंह संधू, SS, ट्रिपल S हो गया ना। सतनाम सिंह संधू अपने राज्यसभा के
सदस्य मनोनीत हुए। राज्यसभा में क्या हुए अपने सतनाम सिंह संधू मनोनीत हुए थे राज्यसभा के सदस्य। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक व कुलपति कौन है आपके? सतनाम सिंह संधू। एक तो राज्यसभा से क्या हुए अपने सदस्य, राजस्थान के अपने सदस्य, इनको क्या किया गया आपके सदस्य बनाकर भेजा गया। एक अपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के क्या है संस्थापक और कुलपति। शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए अपने होता है भी कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, राष्ट्रपति इनको मनोनीत कर सकता है, तो कहा भी अपने मनोनीत कर दिया जाए। ऐसे व्यक्ति जो कला, शिक्षा, सामाजिक कल्याण के लिए अच्छे कार्य करते हैं उनको अपने मनोनीत कर देते हैं, तो उसी में अपने SS ट्रिपल एस का नाम है सतनाम सिंह संधू। पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इसके संस्थापक और क्या रह चुके हैं कुलपति। तो ये आप देख लेना, शिक्षा में अहम योगदान के लिए इनको क्या किया गया था आपके राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत। एक व्यक्ति तो अपने पास है डॉक्टर जगदीश गांधी। नाम तो था इनका जगदीश अग्रवाल, नाम तो क्या था इनका जगदीश अग्रवाल। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो अपने प्रिंसिपल के पास जाते हैं और जाकर कहा भी आज से मेरा नाम है जगदीश अग्रवाल की जगह क्या कर दो जगदीश गांधी। तो उसके बाद में इन्हें जगदीश गांधी के रूप में जाना जाने लगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम। तो विश्व भर में विद्यालयों की श्रृंखला स्थापित करने वाले गांधीवादी डॉक्टर जगदीश गांधी का क्या हो चुका है निधन। अब इनका निधन हो चुका है 2024 की जनवरी माह के अंदर। सिटी मोंटेसरी स्कूल CMS, सिटी मोंटेसरी स्कूल के क्या रह चुके आपके संस्थापक। ये जो सिटी मोंटेसरी स्कूल है CMS, सिटी मोंटेसरी स्कूल, ये शुरुआत करने वाले अगर कोई थे तो वो कौन थे आपके जगदीश गांधी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद इन्होंने स्कूल प्रिंसिपल से अपना नाम जगदीश प्रसाद अग्रवाल की जगह क्या कर लिया जगदीश गांधी कर दिया। इन्होंने कहा मेरा नाम क्या कर दो जगदीश गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी जी की हत्या हो चुकी है, ये क्या मान खुद गांधीवादी थे, तो उन्होंने अपने नाम क्या कर लिया आपके जगदीश अग्रवाल से जगदीश गांधी। आप ये ध्यान रखना भी सिटी मोंटेसरी स्कूल है, इसके अपने संस्थापक है। सिटी मोंटेसरी स्कूल क्या हो चुके हैं संस्थापक, और विश्व भर में ये जो आपके स्कूलों की श्रृंखला इन्होंने फैलाई है। CMS है, स्कूलों की क्या फैलाई इन्होंने श्रृंखला। CMS ये जो सिटी मोंटेसरी स्कूल है इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दर्ज किया गया है। इसका नाम किसमें है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। क्यों है भी, क्यों शामिल किया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में का एक ही शहर कौन सा लखनऊ में। कितने बच्चे 61,000 से अधिक बच्चे एक स्कूल के अंदर, कौन सा CMS जो स्कूल है लखनऊ के अंदर, इसमें एक ही स्कूल के अंदर 61,000 से अधिक बच्चे अपने स्कूल के रूप में है। तो 61,000 से एक ही शहर लखनऊ में सबसे अधिक बच्चे वाले विश्व के सबसे बड़े स्कूल के रूप में, यानी कि 61,000 हो गए तो फिर उसको स्कूल क्यों यूनिवर्सिटी घोषित कर दो। इतने बच्चे कहां पर होते हैं अपने एक स्कूल के अंदर, 61,000 से भी अधिक बच्चे हैं कौन से में लखनऊ CMS स्कूल के अंदर। शुरुआत करने वाले जगदीश गांधी, पुराना नाम क्या था इनका जगदीश अग्रवाल। और इसके अलावा किस समय अपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, एक तो भी लखनऊ के अंदर अपने 61,000 से अधिक बच्चे हैं एक स्कूल के अंदर, इसलिए इसको शामिल कर लिया गया। एक 2002 में यूनेस्को द्वारा इन्हें शांति शिक्षा के लिए CMS लखनऊ को पुरस्कार दिया गया। जो लखनऊ वाला CMS है इसको अपने यूनेस्को ने भी 2002 में कौन सा पुरस्कार दिया, शांति शिक्षा के लिए पुरस्कार देता है। इसे पुरस्कार देता रहता है यूनेस्को, तो अपने लखनऊ वाले को दे दिया, ये थोड़ा ध्यान रखना भी। नेक्स्ट है 75वां गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी 2024। 26 जनवरी 2024 75वां गणतंत्रता दिवस। 75वां गणतंत्रता दिवस मुख्य अतिथि अपने अगर कोई नहीं आता ना, हमने होता है भी आसपास वाला नहीं आ सकता, किसी कारणवश नहीं आ सकता, तो अपने फ्रांस वालों को कह के रखते हैं कि एम टाइम पे फोन करेंगे, हाथों हाथ बस पकड़ना और आ जाना। तो अपने मुख्य अतिथि कौन थे, इमैनुएल मैक्रो। इसके क्या थे आपके मुख्य अतिथि, फ्रांस के राष्ट्रपति। कहां के, फ्रांस के। थीम क्या थी आपके जो गणतंत्रता दिवस था 75वां इसकी, कि विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका यानी जननी। अपने विकसित हो रहे हैं तो मोदी जी ने कहा विकसित भारत, मोदी जी ने क्या कहा भी अपने क्या हो रहे हैं विकसित, तो नाम क्या रह गया, क्या विकसित भारत। इसके अलावा लोकतंत्र की जननी, वो तो अपने है भाई, लोकतंत्र की जननी है अपने,
इतना अच्छा अपना संविधान है, इतना अच्छा अपना लोकतंत्र चल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है अपना, तो लोकतंत्र की जननी के रूप में अपने जाने गए हैं। इसकी ये थीम थी। परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से ऑल वीमेन मार्चिंग कंटिजेंट शामिल हुए। पहले अपने ये तीनों जो सेनाएं होती है, थल, जल और नभ, इनमें क्या होता था कि पुरुष जो अपने सैनिक हुआ करते थे वो मार्च को या जो आपके परेड होती है इसको लीड किया करते थे। इस बार तीनों की तीनों किसने की है? महिलाओं ने। तो क्या था अपने ऑल वीमेन मार्चिंग, परेड में पहली बार है तीनों सेनाओं की महिलाओं ने क्या किया? अपने ऑल वीमेन मार्चिंग, तीनों सेनाओं की क्या महिलाएं सामने आई, उन्होंने क्या किया? अपने ऑल वीमेन मार्चिंग। राजस्थान की जो झांकी थी उसका विषय था विकसित भारत। उनका विकसित भारत तो है, मोदी जी ने कह दिया ना विकसित भारत का, विकसित भारत। तो विकसित भारत में पधारो हमारे देश, अपना राजस्थान का क्या हो गया? पधारो हमारा देश। भारत का क्या ले लिया अपने? विकसित भारत। तो जो राजस्थान की झांकी उसका विषय क्या था? अपने विकसित भारत में पधारो हमारे देश। इसमें जो पुरस्कार मिला है, फर्स्ट जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? प्रथम पुरस्कार सांस्कृतिक मंत्रालय को मिला है, इसकी झांकी को मिला है। इसका संदेश क्या था? भारत है लोकतंत्र की जननी। प्रथम पुरस्कार किसको मिला? सांस्कृतिक मंत्रालय को, कल्चर डिपार्टमेंट को, और उसका आपके लोगो या थीम या अपने विषय क्या था? भारत है लोकतंत्र की जननी। तो ये अपने ध्यान रखना। 75वां जो गणतंत्रता दिवस है, मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति। थीम क्या थी? विकसित भारत है लोकतंत्र की मातृका या जननी। राजस्थान वालों की थीम क्या थी? विकसित भारत में पधारो हमारे देश। इसमें जो तीनों सेनाओं की परेड में सबसे आगे किसने भाग लिया? महिलाओं ने, ऑल विमेन मार्चिंग। और इसके अलावा जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो किसको मिला? अपने कल्चर डिपार्टमेंट को। इसकी क्या थीम थी? इसकी थीम थी अपने भारत लोकतंत्र की जननी। तो अपने पूरा का पूरा 75वां गणतंत्र दिवस है। नेक्स्ट अपने 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को अपने क्या होती है? रामलला की क्या? प्राण प्रतिष्ठा। तो 22 जनवरी को जो भगवान राम की मूर्ति थी उसकी क्या की गई थी? अपने अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, मूर्ति की स्थापना की गई थी। ये जो मूर्ति बनाने वाले अपने 5 साल का बालक देखते हैं, भगवान राम का बाल रूप है। भगवान राम का क्या है? बाल रूप। ये मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति थे आदित्य योगीराज। मूर्तिकार कौन थे? अपने आदित्य योगीराज। भगवान राम की 5 वर्षीय बालक की इन्होंने क्या बनाई थी? मूर्ति। मंदिर अपने उत्तर भारत में तो जानने की जरूरत ही नहीं है, किस शैली का होगा? नागर शैली का। किस शैली का? नागर। तो नागर शैली का मंदिर होता है, इसमें मंडप बनाए जाएंगे। मंडप है तो इसमें कुल 5 मंडप है। कितने मंडप बनाए गए राम मंदिर के अंदर? 5 मंडप। कौन सा? नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना, कीर्तन। मूर्ति के आगे जो अपने खाली स्थान होता है उस प्रकार के कितने स्थान है? 5 मंडप है। इसके अंदर अपने को क्या करना है? नृत्य करना है, क्या उछाड़ना है? रंग उछाड़ना है। और क्या करनी है? प्रार्थना। और क्या करना है? अपने को सभा कर सकते हैं वहां पर, सभा, प्रार्थना और कीर्तन। सभा, प्रार्थना, कीर्तन कब करेंगे? जब वहां पर नृत्य और रंग उछाड़ा जाएगा। तो ये अपने 5, जिस प्रकार अपने हवा महल की 5 मंजिलें, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, उसी प्रकार जिसके क्या आपके 5 मंडल। कौन कौन से? नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन। ये आपके राम मंदिर के क्या है? 5 मंडल है। मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा और उसका पुत्र आशीष। चंद्रकांत बी सोमपुरा और उसका पुत्र आशीष। जैसे जैसे अपने पढ़ते हैं कि विजय स्तंभ के वास्तुकार का जेता और उसके पुत्र नापा, पोंजा, पुमा, उसी प्रकार अपने राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? बी सोमपुरा जी, चंद्रकांत बी सोमपुरा, और आपके इनके पुत्र आशीष सोमपुरा। और ये जो सोमपुरा जाति होती है इसी का काम भी क्या है? आर्किटेक्चर। इसका काम भी अपने क्या होता है? आर्किटेक्चर का काम होता है। तो इसके अलावा अपने कहा गया कि जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, कैबिनेट ऑफ मिलेनियंस, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर प्रस्ताव पारित करने वाली कैबिनेट है। फिर जो राम मंदिर है इसकी प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रस्ताव पारित किया, उस कैबिनेट का नाम ही क्या रखा गया? कैबिनेट ऑफ मिलेनियंस। यानी कि मिलियन सालों में ऐसा एक ही बार होता है कि अपने भगवान राम की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की मीटिंग की जाए। तो लाखों, हजारों सालों में, करोड़ों सालों में एक ही बार होगा। तो नाम क्या रखा गया? अपने कैबिनेट ऑफ मिलेनियंस। तो ये अपने राम मंदिर से संबंधित अपने सभी बातें कि 22 जनवरी को अपने मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी।
मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज। कितने मंडप है? 5 मंडप। कौन कौन से? नृत्य, रंग, सभा, इसके अलावा अपने सभा के बाद में क्या था? प्रार्थना और आपके कीर्तन। इसके बाद में अपने वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा और इसका बेटा आशीष, और अपने कैबिनेट ऑफ मिलेनियंस, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी सभा हुई है उसकी मीटिंग बैठक होने वाली, नाम क्या देगा उसको? कैबिनेट ऑफ मिलेनियंस। नेक्स्ट अपने पास है प्रेरणा कार्यक्रम। प्रेरणा तो किससे मिल सकते हैं? अपने शिक्षा से। प्रेरणा किससे ले सकते हैं आप? शिक्षा से। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है प्रेरणा कार्यक्रम। कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। तो कहां से? मोदी जी ने कहा साडा गुजरात, तो इनका गुजरात के वटनगर का, मेरे गांव से, वो भी मेरे गांव से, तो गुजरात के वटनगर में स्थापित वर्नाकुलर स्कूल में, कहां से शुरू किया गया? गुजरात के वटनगर में एक स्कूल है, कौन सा? वर्नाकुलर। अपने पढ़ते हैं वर्नाकुलर एक्ट, जो अंग्रेजों के समय अपने शिक्षा से संबंधित था, तो वही अपने इसमें शामिल किया गया। इसमें कहा गया अभी अपने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के चयनित छात्रों को, 9वीं से 12वीं कक्षा तक के कुछ छात्रों को लिया जाएगा, उनको एक सप्ताह तक आवासीय कार्यक्रम चलाया जाएगा। एक सप्ताह तक उनको सिखाया जाएगा शिक्षा के मूलभूत अपने प्रयोजन सिखाए जाएंगे उनको, और आवासीय यानी कि उनको वहीं पर रखा जाएगा, घर नहीं जाने दिया जाएगा। एक सप्ताह का मान सकते आप टूर है, एक सप्ताह का क्या है? टूर है। यह कार्यक्रम भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल आधारित शिक्षा के दर्शन को जोड़ने की प्रतिबद्धता से प्रेरित है। काव्य शिक्षा के सिद्धांत बताए जाए, शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, शिक्षा के क्या अपने मूल्य है, उनके बारे में बच्चों को समझाया जाए। इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम को आईआईटी गांधीनगर द्वारा तैयार किया गया। तो काव्य एक सप्ताह बच्चों को क्या सिखाया जाएगा? शिक्षा के मूलभूत आधार, शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की जानी चाहिए, शिक्षा के क्या मूल्य है, उनके बारे में। किसके तहत? अपने वर्नाकुलर स्कूल, उनके अंदर, कहां पर? गांधीनगर, आपके गुजरात के अंदर वटनगर के अंदर। और नाम क्या देगा इसको? आपके प्रेरणा कार्यक्रम। कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। और इसका सिलेबस कौन तैयार करेगा? आईआईटी गांधीनगर द्वारा इसका क्या किया गया? आपके सिलेबस तैयार किया गया। तो नेक्स्ट अपने चले, भारत का पहला ग्राफिक केंद्र। भारत का पहला ग्राफिक केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफिक, आईआईसीजी आपके इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफिक का क्या किया गया? आपके शुभारंभ कहां से? कोच्चि कहां पर है? केरल के कौन सा? मेकर्स गांव। कौन सा गांव? आपके मेकर्स गांव से इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफिक का क्या किया गया? आपके शुभारंभ है कहां से? कोच्चि के मेकर्स गांव से। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कौन जारी करेगा? कौन शुरुआत करेगा इसकी? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, क्योंकि आपके टेक्नोलॉजी से संबंधित हो गया। भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड के साथ स्थापित। एक तो भारत सरकार मिल गई, एक आपके कौन मिल गई? केरल सरकार, और कौन मिल गई? टाटा स्टील के साथ स्थापित किया गया इसको। उद्देश्य क्या है? ग्राफिक के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास। ग्राफिक के क्षेत्र में क्या करना है अपने को? अनुसंधान, और क्या करना है? इसका विकास। इसके साथ इंटेलिजेंट इंटरनेशनल ऑफ थिंग्स सेंसर में उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत भी मेकर्स गांव में की गई। पूरा माजरा क्या देखो, इसमें है कि अपने भारत का पहला ग्राफिक केंद्र है, वो कहां पर इसका शुभारंभ किया जा रहा है? इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफिक, नाम क्या इसका? इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफिक। कहां पर स्थापित किया जाएगा? कोच्चि, केरल के अंदर है। केरल के कोच्चि के अंदर मेकर्स गांव है, वहां पर ये आपके सेंटर स्थापित किया जाएगा। कौन कौन का? भारत सरकार और केरल सरकार और टाटा स्टील मिलकर इसको क्या करेगी? आपके स्थापित करेगी। क्या किया जाएगा? कौन सा मंत्रालय? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसमें क्या किया जाएगा? अभी ग्राफिक के क्षेत्र में नया इनोवेशन कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है, ये सब चीजें देखी जाएगी।
इसके अलावा अपने जो मेकर्स गांव है, मेकर्स गांव के अंदर ही इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर में उत्कृष्टता केंद्र की भी क्या की गई आपकी शुरुआत, किस गांव के अंदर, मेकर्स गांव के अंदर। तो ध्यान करना भी आप, इंडिया का पहला ग्राफिक केंद्र कहां पर, कोच्चि के मेकर्स गांव, केरल कोच्चि के मेकर्स गांव के अंदर स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है अटल सेतु। नेक्स्ट अपने पास क्या है, अटल सेतु। अटल सेतु ये अपने समुद्र और स्थल और जल दोनों पर बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी शेवारी नहावा सेवा, शेवारी से नहावा सेवा सेतु, शेवारी से आपके नहावा सेवा जो बंदरगाह गए, इनके मध्य क्या गया है, अटल सेतु का उद्घाटन। प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी थे, उनके नाम पर इसका क्या किया है, उद्घाटन। टोटल जो लंबाई है इसकी, टोटल तो अपने लंबाई करें ना, लगभग कितना हो जाएगा, 0 इधर चला गया आपके 2 और इधर 2, 22 किलोमीटर। टोटल तो कितना अपने 22 किलोमीटर। 22 में से समुद्र के अंदर अपने 16.5 किलोमीटर, समुद्र के ऊपर तो कितना है 16.5 किलोमीटर, स्थल के ऊपर कितना है 5.5 किलोमीटर। टोटल कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, अटल सेतु। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, अटल सेतु। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, भारत की सबसे लंबी, आपको क्या बताना है, सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, बताइए। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, आपके लिए क्वेश्चन है, बताना है आपको। और भारत का सबसे लंबा सेतु कौन सा है, समुद्र सेतु बात की जाए तो अटल सेतु। कहां से, सहावी से नहावा सेवा, सवारी से आपके नहावा सेवा। किसने इसका उद्घाटन किया है, मोदी जी ने। और 16.5 मीटर तो समुद्र के ऊपर है, 5.5 मीटर अपने स्थल के ऊपर है, धरती के ऊपर है, मार्ग के ऊपर है, स्थल भाग के ऊपर है, जमीन के ऊपर है। टोटल लंबाई 22 किलोमीटर। और भारत का सबसे लंबा क्या है, आपके समुद्री पुल। अब आप तो ये बता दो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस एक अपने क्या बनाएगी, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया, अनावरण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 206 फीट ऊंची प्रतिमा, इसका क्या किया गया, आपके अनावरण। कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इनका क्या गया, अनावरण है। 206 फीट ऊंची किसकी है, बाबा साहब की मूर्ति है, इसका क्या किया गया, अनावरण। अब क्या किया गया इसके अंदर, स्टैचू, मूर्ति। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का जो विचार था वो तो अपने बाबा साहब का है। इन्होंने सभी वर्गों को साथ लेकर चले हैं, सभी वर्गों के लिए, निम्न वर्गों के लिए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। सामाजिक न्याय के लिए बाबा साहब ने बहुत अच्छे काम किए, अपने पूरा जीवन सामाजिक न्याय में लगा दिया। इन्हें, इनकी मूर्ति बनाई गई अपने स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से। कहां पर, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर। कितनी ऊंची है, 206 फीट ऊंची। तो अपने बाबा साहब के बारे में ध्यान रखना भी, सोशल आपके जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अपने बाबा साहब का जो योगदान है वो अतुलनीय है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में तो अपने महानतम व्यक्ति रहे, जिन्हें व्यक्ति को कभी स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था, स्कूल की जो खिड़की थी उससे देखकर पढ़ना पड़ता था, बैठने नहीं दिया जाता था क्लास के अंदर। शिक्षा का महत्व देखिए आप कि शिक्षा क्या नहीं कर सकती। अगर आप ढंग से शिक्षा को टाइम देते हो ना, तो शिक्षा बहुत कुछ कर सकती है। एक बालक जिसे आम बच्चों के साथ बैठकर नहीं पढ़ने दिया जाता था, क्लास के बाहर बैठा करते थे, पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, गांव के बहुत दूर स्कूल हुआ करता था, सभी अपने समाज से अलग निकलकर उन्होंने किसका साथ पकड़ा, शिक्षा का। और शिक्षा को पूरा जीवन उन्होंने क्या कर दिया, समर्पित। ये कहा जाता है कि बाबा साहब के पास खुद की उनके पास लगभग 50 से 60 हजार पुस्तकें थी। कितनी किताबें थी, 50 से 60 हजार किताबें उनके खुद के पास थी। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को दे दिया। और शिक्षा ने जब वापस देना शुरू किया उनको, तो अपने वही बालक जो कभी किसी को छू नहीं सकता था, बालकों के साथ बैठ नहीं सकता था, शिक्षा ने उसको इतना काबिल बना दिया कि उसी को अपने संविधान के जनक के रूप में पूजे जाने लगे। भारत का जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, भारत की जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है संविधान, उसको लिखने वाला वो बालक बन गया।
तो देखो शिक्षा क्या नहीं कर सकती, उसने सामाजिक न्याय के लिए बहुत कुछ कार्य किए। तो उनकी मूर्ति आपके स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से कहां पर, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर। कितनी ऊंची, 206 फीट ऊंची। तो आप ध्यान रखना भी जो शिक्षा कर सकती है वो कार्य और कोई भी नहीं कर सकता। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशन किए जाने चाहिए, जितना टाइम दे सके उतने अपने शिक्षा को टाइम दिया जाना चाहिए। तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहां पर है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। कितना ऊंचा है, 206 फीट ऊंचा। और किसका स्टैचू आपके, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का क्या आपके स्टैचू है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने मूल्य प्रवाह 2.0, मूल्य प्रवाह 2.0। नेक्स्ट अपने पास क्या है, मूल्य प्रवाह 2.0। तो ये जो मूल्य प्रवाह 2.0 है, ये क्या आपके यूजीसी नेट होता है, इसके द्वारा आपके क्या है अनुदान जारी किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा जारी किया गया शिक्षा निर्देश, दिशा निर्देश एक प्रकार से यूजीसी जारी करता है आपके, कौन सा, मूल्य प्रवाह 2.0। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देश है। उद्देश्य क्या है इसका, क्या क्यों जारी किया गया, किस उद्देश्य से ये जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। उच्च शिक्षा, यूजीसी तो वैसे भी हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को स्थापित करना। शिक्षा प्राप्ति का मेन रीजन भी क्या होता है कि मिनख को मिनख बनाया जा सके, इंसान की तरह व्यवहार कर सके। ये शिक्षा ही अपने को सिखाती है। तो कभी शिक्षा की जो उच्च शिक्षा संस्थानों में है वो मानवीय शिक्षा, मानवीय मूल्यों पर जोर दिया जाए। इसके अलावा पेशेवर नैतिकता, अपने नैतिकता पर इसमें जोर दिया जाए, उसके स्थापित की जा सके। तो मानवीय मूल्यों को स्थापित किया जा सके और नैतिकता को स्थापित किया जा सके। इसके अलावा अपने प्रसादम, अपने क्या है प्रसादम, प्रसादम एक प्रकार का प्रसाद ही है, एक प्रकार से क्या है प्रसाद ही है। ये अपने देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का क्या किया गया उद्घाटन। आपने किसी भी कहीं भी जाते हैं तो अपने ये होता है भी यहाँ का खाना अपने खा तो रहे सही है कि नहीं है, तेल ज्यादा हुआ इसके अंदर, पता नहीं कौन कौन से मसाले डाले गए होंगे, पता नहीं कैसा साफ किया होगा, धोई है कि नहीं धोई है, सब बातें अपने मन में रहती है। तो कभी देश की पहली स्वच्छ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट का क्या किया गया उद्घाटन, कहां पर, नीलकंठ वन के अंदर। नीलकंठ वन कहां पर, उज्जैन के नीलकंठ वन में इसका क्या किया गया आपके उद्घाटन। ईट खाना, राइट रूल, खाने के जो रूल है अपने खाद्य रूल है उसके मापदंडों के अनुरूप इसका क्या गया आपके उद्घाटन किया गया। वो सभी बातें इसके अंदर ली गई है। क्या क्या मिलेगा अपने को खाने के लिए, तो राजगिरा, शावा, कुट्टू और रागी से बने हुए व्यंजन। राजगिरा, शावा, कुट्टू और रागी से बने हुए व्यंजन मिलेंगे अपने इस परिसर में। जंक फूड, फास्ट फूड खाते हो आप, जंक फूड और प्लास्टिक प्रतिबंध है इस क्षेत्र के अंदर, इस परिसर के अंदर। आपके एक तो जंक फूड नहीं होगा, आपको जंक फूड नहीं मिलेगा, बिना जंक फूड के अपने जीभ मानेगी नहीं, जीभ टटोरी हो गई है। और क्या नहीं मिलेगा अपने को, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक से रहित क्षेत्र है, जंक फूड से रहित क्षेत्र है। और अच्छा हो गया, इतना अच्छा खाना भी अपने शरीर के लिए अच्छा है, तो नाम ही प्रसादम यानी प्रसाद की तरह ही हो गया अपने लिए। तो नाम क्या देखा गया अपने प्रसादम। तो देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का उद्घाटन उज्जैन के नीलकंठ वन में किया गया। इसमें अपने को खाने के लिए अच्छी चीजें मिलेगी जो अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाए। क्या मिलेगी, और जो अपने खाद्य नियम उन सब का क्या करती है पालन। क्या मिलेगा, राजगिरा, शावा, कुट्टू और रागी से बने हुए उत्पाद अपने को यहाँ पर मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे। इसमें आपके जंक फूड नहीं मिलेगा और प्लास्टिक का कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो एक प्रकार से अपने लिए क्या है प्रसाद ही है। नेक्स्ट अपने तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। जो तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल है आपके एयरपोर्ट है, उसकी नई बिल्डिंग का क्या किया गया उद्घाटन। ये बिल्डिंग आप देखोगे तो बिल्कुल आपको साउथ के मंदिरों जैसी लगेगी, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की थीम पर।
श्री रंगनाथ जी का मंदिर है, सेम उसी की तरह है, तो उसी की थीम पर इसका क्या किया गया, आपकी उद्घाटन, नई बिल्डिंग बना दी गई। आप देखना बिल्कुल ऐसे पिरामिड आकार की, तो बिल्कुल आपके जैसे लग रहा है एयरपोर्ट की बिल्डिंग नहीं है, कोई मंदिर जैसे अपने बिल्कुल लगेगा। गर्ल्स सैनिक स्कूल, अगला पास के अपने क्या है, गर्ल्स सैनिक स्कूल, कहां पर, वृंदावन में। वृंदावन में बालिकाओं के लिए अपने देश का पहला सैनिक स्कूल उद्घाटन किया गया है। देश का पहला सैनिक स्कूल किसके लिए, बालिकाओं के लिए, बालिकाओं के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल कहां पर है, वृंदावन में, गर्ल्स सैनिक स्कूल उद्घाटन किया गया। इसमें सविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, नाम क्या रखा गया आपने, सविद गुरुकुल बालिका सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल का संचालन रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय अपने द्वारा इसका क्या किया जाएगा, आपके इसके अधीन है रक्षा मंत्रालय के कौन सा, सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा गर्ल्स सैनिक स्कूल है, इनका क्या किया जाएगा, आपके अधीन इनका आपके चलाया जाएगा इन सबको। और पहला स्कूल कहां पर खोला गया, वृंदावन के अंदर, सविद गुरुकुल बालिका सैनिक स्कूल के रूप में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अपने चले, देश का पहला, ध्यान कर लेना बालिकाओं के लिए। नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अब कहां पर स्थापित किया जाएगा, बिना सोचे ही देखो, अयोध्या। कहां पर स्थापित किया जाएगा, आपके अयोध्या के अंदर। तो अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम है आपके महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके अयोध्या नाम, अयोध्या के अंदर नया नाम अयोध्या वाले का। नेक्स्ट अपने विंग्स इंडिया अवार्ड्स, विंग्स इंडिया अवार्ड। विंग्स, तो विंग्स से समझ गए आप, उड़ने वाले, उड़ेंगे कौन, हवाई। तो आपके जो विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, वर्ष का आपके सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा आपके बेंगलुरु, किसको स्थापित किया गया, आपके केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु। और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। यानी वर्ष का 2024 का, जो 24 में मिलेगा, 23 का जो सबसे अच्छा अवार्ड मिला है आपके विंग्स के क्षेत्र में, यानी हवाई अड्डे के क्षेत्र में सबसे अच्छा हवाई अड्डा कौन सा है, एक तो केम्पेगौड़ा कहां पर है, बेंगलुरु में, एक इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली को, ये क्या मिला, आपके पुरस्कार मिला है, संयुक्त रूप से मिला है, दो को, केम्पेगौड़ा बेंगलुरु और इंदिरा गांधी नई दिल्ली वाले को। स्टेट में बात की जाए इसी में अपने, तो स्टेट में अपने उत्तर प्रदेश सरकार सिविल एविएशन में बेहतर प्रदर्शन के लिए, स्टेट में किसको मिला, उत्तर प्रदेश सरकार को सिविल एविएशन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट है अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है अपने पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कौन देगा, गृह मंत्रालय द्वारा पराक्रम दिवस 23 जनवरी के अवसर पर घोषित किया गया, घोषणा की गई कि अपने क्या देंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड देंगे, भी आपको पुरस्कार देंगे। कौन देगा, गृह मंत्रालय। कब घोषणा की गई, 23 जनवरी। क्या मनाते हैं अपने, पराक्रम दिवस। किसको दिया गया, 16 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को ये क्या मिला, आपके पुरस्कार मिला है। कौन सा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। क्यों मिला, भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र चिकित्सा हवाई प्रतिष्ठान, अपने क्या है, भारतीय जो सशस्त्र बल है इनका एकमात्र चिकित्सा के क्षेत्र में अगर कोई हवाई प्रतिष्ठान है तो वो कौन सा है, अपने यूपी। कौन सा है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल कहां पर है, यूपी। तो इसको अपने क्या मिले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी जयंती आपके कब मनाई जाती है, 23 जनवरी। 23 जनवरी को अपने नेताजी जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी अपने पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। इस वर्ष यानी 2024 के अंदर, इस वर्ष पराक्रम दिवस समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत पर्व अपने 2024 का जो है भारत पर्व का शुभारंभ किया गया। 23 जनवरी 2024 को
प्रधानमंत्री जी ने किसका शुभारंभ किया? भारत पर्व का क्या किया आपके? शुभारंभ किया। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है। ये अपने कौन देगा? गृह मंत्रालय। कब देगा? पराक्रम दिवस यानी 23 जनवरी पर। किसको मिला है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल कहाँ का है? यूपी का। किस लिए मिला है? कि ये अपने भारतीय जो सशस्त्र बल है इनका एकमात्र चिकित्सा हवाई प्रशिक्षण है, ठीक है, प्रतिष्ठान है, सॉरी। और पराक्रम दिवस नेताजी की जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है। और मोदी जी ने कहा इस बार आप 23 जनवरी को क्या मनाओगे? भारत पर्व के रूप में मनाया जाएगा। तो शुभारंभ किया आपने। नेक्स्ट है बनाना प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय अवार्ड। बनाना प्रसंस्करण के लिए क्या मिला आपने? राष्ट्रीय अवार्ड। तो केला प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय अवार्ड किसको मिला है? बुरहानपुर। कहां पर? एमपी के अंदर। बुरहानपुर एक चीज के लिए और जाना, आपके जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, बुरहानपुर के अंदर क्या होता है आपके? मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु। मिर्जा राजा अपने जयसिंह थे, जयपुर के शासक। मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु भी कहां पर होती है आपके? बुरहानपुर के अंदर होती है, जहर के कारण। तो मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु होती है बुरहानपुर। वहीं पर आपको क्या मिला आपके? केला प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय अवार्ड किसको मिला है? बुरहानपुर एमपी को। केले का उत्पादन व्यापार बढ़ाने के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य के लिए। इसने कहा भी केले का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, केले का व्यापार कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके अंदर इसने अच्छे काम किए, इसके लिए इसको क्या मिल गया? केला प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। किसको? बुरहानपुर यूपी को। बुरहानपुर में केले की चिप्स, बनाना चिप्स, पाउडर, बनाना पाउडर और राखियां अपने केले के जो पत्ते वगैरह उनकी राखियां और चटाई, अपने दरी और साज सज्जा का सामान भी बनाया जाता है। तो बुरहानपुर के अंदर अपने को क्या? बनाना चिप्स। आप बनाना चिप्स खाते हो, कहां से आएगी? बुरहानपुर से। बनाना का कोई पाउडर आता है वो कहां से आएगा? बुरहानपुर से। बनाना की राखियां बुरहानपुर से। बनाना की जो आपके केले की दरी चटाई वगैरह होती है कहां से आएगी? बुरहानपुर से। उसी को क्या मिला आपके? राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट है अपने पास है MS स्वामीनाथन पुरस्कार। कृषि के क्षेत्र में भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है इनको। भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के क्या आपके जनक है कौन? MS स्वामीनाथन। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज। हरियाणा के अंदर आपके एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके प्रोफेसर है BR कंबोज। इसको क्या मिला है? इन कंबोज साहब को क्या मिला? आपके पुरस्कार मिला है कौन सा? MS स्वामीनाथन। कौन सा मिला है? MS स्वामीनाथन। विज्ञान, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विशेषज्ञ के रूप में योगदान। कृषि के क्षेत्र में तो वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे, तो इसी के लिए क्या मिल चुका आपके? MS स्वामीनाथन पुरस्कार। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस बार 5 लोगों को क्या मिला था? भारत रत्न, जिसमें चौधरी चरण सिंह भी है, स्वामीनाथन भी है, लाल कृष्ण आडवाणी है, एक आपके बिहार के थे कर्पूरी ठाकुर, और 5वां भी मेरे नाम में याद नहीं, 5वें कौन थे आपके? 5 लोगों को क्या मिल चुका? आपके भारत रत्न मिल चुका है। तो अपने स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर बिहार, लाल कृष्ण आडवाणी, इनको क्या मिल चुका है? अपने भारत रत्न। और ये जो स्वामीनाथन पुरस्कार है ये किसको मिला है? अपने हरियाणा की चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसके प्रोफेसर है कौन है? कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को मिल चुका है। किस क्षेत्र में? विज्ञान, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए। नेक्स्ट आपके जोरम। जोरम मूवी तो आपने देखी होगी, किसकी है? मनोज वाजपेयी की। जोरम किसकी? आपके मनोज वाजपेयी की। जो आपके ये आदिवासी वगैरह होते हैं, कोयला क्षेत्र खनन करते हैं तो इनको बाहर निकाल दिया जाता है, उसके ऊपर आपके ज्यादातर ये बनाई गई है आदिवासी क्षेत्रों पर। कौन सी मूवी है? जोरम मूवी। मनोज वाजपेयी की फिल्म जोरम ऑस्कर की लाइब्रेरी में शामिल की गई है। मनोज वाजपेयी अपने एक्टर ऐसे हैं कि हर मूवी के अंदर ऐसे लगता है कि बंदा सच में यही फील्ड के लिए जन्मा है। कोई भी मूवी ले लो आप, सब के अंदर इसका रोल वैसे ही रहता है, एक्टिंग इनके अंदर रग रग में घुली हुई है, ऐसे लगता है कि बंदा एक्टिंग को घोल के पी गया। तो मनोज वाजपेयी की फिल्म जोरम है,
ऑस्कर की लाइब्रेरी में इसको क्या किया गया आपके शामिल, कौन सी मूवी को, जोरम को। ध्यान रखना जोरम मनोज वाजपेयी की बहुत अच्छी मूवी है। जो माइग्रेट हो जाते हैं शहरों के अंदर आपके आदिवासी वगैरह, उनके ऊपर बनी हुई है, उनकी क्या क्या परेशानी है सब चीज उसके अंदर। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की प्रतिष्ठित लाइब्रेरी में शामिल किया गया इसको। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज की आपके जो प्रतिष्ठित लाइब्रेरी उसके अंदर शामिल किया गया किसको, जोरम मूवी को। फिल्म के डायरेक्टर थे आपके देवाशीष मखाजी फिल्म के जोरम के क्या थे आपके डायरेक्टर। ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल होने वाली अन्य फिल्में लगान आमिर खान वाली आपने देखी होगी, मदर इंडिया राजकुमार की है वो भी आपने देख ली होगी, और रायन अभी साउथ की मूवी है, यानी कि आपकी साउथ की मूवी अभी शायद चल रही है, थोड़ी साउथ की मूवी है तो रायन। ये 3 मूवी पहले से शामिल थी अपने, इसके बाद में और कौन सी शामिल कर ली गई, जोरम को भी शामिल कर लिया गया। अनुवादिनी ऐप अगली क्या अपने अनुवादिनी ऐप। अनुवाद किसका करोगे भी, सिलेबस का, बुक्स का करोगे अनुवाद, तो एक ऐप बनाया गया, कौन सा, अनुवादिनी ऐप है। कौन सा मंत्रालय, बुक्स का करोगे तो शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय बनाएगा, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए भी अपने सिलेबस होता है, इसको हर भाषा के अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन। कौन कौन सी भाषा, वो जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, केवल वो ही भाषाओं का अनुवाद कर सकते हो जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। मतलब अपने काम का नहीं है, अपने राजस्थानी में इसका अनुवाद नहीं कर सकते क्योंकि राजस्थानी भाषा तो 8वीं अनुसूची में शामिल है ही नहीं। तो आपके शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल है जो अपने आप सिलेबस का क्या कर देगा, ट्रांजैक्शन कर देगा अन्य भाषा में। विद्यालय और उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों को, स्कूल का, उच्च शिक्षा यानी कॉलेज का जो सभी पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम सामग्री के अध्ययन, पाठ्यक्रमों के अध्ययन सामग्री को संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर जो जो भाषा दी गई है उसमें आपके क्या कर देगा, भाषाओं को ट्रांजैक्शन कर देगा, इसका ट्रांसलेशन कर देगा भी। तो अपने राजस्थान में तो इसका नहीं हो सकता, अपने तो काम का नहीं है, पढ़ लेते अपने फिर भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार मातृभाषा में अध्ययन पर जोर दिया गया, अपनी मातृभाषा पर अध्ययन पर जोर दिया जाता है, लेकिन अपनी मातृभाषा राजस्थानी और राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया तो अपने इसके अंदर अनुवाद नहीं हो सकता। तो अनुवादिनी ऐप है, कौन जारी कर रहा है, शिक्षा मंत्रालय। किस लिए कि जो भी आपका सिलेबस है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल है, सभी भाषाओं में क्या कर सकते हैं, अपने अनुवाद कर सकते हैं। किसके तहत है, जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मातृभाषा में अध्ययन के ऊपर जोर दिया जा रहा है इसी के अंदर आपके। नेक्स्ट आपने एस जयशंकर है, एस जयशंकर की एक पुस्तक है तो वही भारत मैटर्स, वही भारत मैटर्स है। अपने भारत है, हिंदुस्तान है, भारत बोले, इंडिया बोले, ये मैटर्स चल रहा है तो उन्होंने पुस्तक लिखी है, कौन से, अपने वही भारत मैटर्स, कि भारत क्यों बोला जाए, इंडिया क्यों नहीं बोला जाए, इस सब के ऊपर अपने इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। एस जयशंकर जो अपने विदेश मंत्रालय है। महतारी वंदना योजना, अगली कौन सी, अपने महतारी वंदना योजना। ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, किसके द्वारा शुरू की गई आपके एक योजना है, महतारी वंदना योजना। कौन सी सरकार, छत्तीसगढ़। इसके अंदर कहा गया भी वे महिलाएं जिनकी उम्र कितनी हो चुकी है, 21 साल, 21 साल से अधिक की महिलाएं क्या होनी चाहिए, विवाहित। वे महिलाएं जिनकी उम्र तो कितनी हो चुकी है, 21 साल, लेकिन उनका क्या हो चुका है, विवाह होना भी आवश्यक है। उनको सरकार प्रति माह कितने रुपए देगी, 1000। हर साल की, हर महीने कितने रुपए देगी, 1000। कौन सी योजना है, महतारी वंदना योजना। किस सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़। क्या कहा गया इसमें कि 21 साल से उम्र की जो महिलाएं हैं, 21 साल उम्र की जो महिलाएं, क्या हो चुका उनका विवाह है, उनको कितने रुपए मिलेंगे, प्रति माह 1000। तो महिलाओं के लिए अच्छे खासे चला रही है सरकार। अब अपने कुछ अभ्यास, अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी सम्मेलन। अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी सम्मेलन कौन सा सम्मेलन हुआ है, 84वां। कौन सा आपके, 84वां। कब, 27 से 29 जनवरी 2024। कब हुआ आपके, 27 से 29 जनवरी 2024।
कहां पर? महाराष्ट्र विधानसभा भवन, महाराष्ट्र विधान भवन हुआ है मुंबई के अंदर। इसका क्या हो चुका है? आयोजन के अनुसार अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी सम्मेलन 2024 27 से 29 जनवरी महाराष्ट्र विधान भवन मुंबई में इसका क्या हुआ? आपके सम्मेलन का। नेक्स्ट अपने कुछ अभ्यास है। एक अभ्यास अपने पास है, अभ्यास है डेजर्ट नाइट। अभ्यास है डेजर्ट यानी समुद्र नाइट। नाइट में किया जाएगा कौन कौन से देश? भारत, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, भारत और फ्रांस द्वारा ये क्या किया जाएगा? आपके अभ्यास। कौन सा अभ्यास है? सही आपके अभ्यास है डेजर्ट नाइट। कौन सा अभ्यास है? अभ्यास है डेजर्ट नाइट। वायुसेना कौन करेगी? वायुसेना भारत की, फ्रांस की और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना द्वारा संयुक्त अभ्यास किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? अरब सागर में, अरब सागर के ऊपर किया जाएगा। कौन सा अभ्यास है? डेजर्ट अभ्यास, डेजर्ट नाइट है। कौन कौन से देश? एक तो अपने भारत, एक फ्रांस, एक अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा वायुसेना द्वारा किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? अरब सागर के ऊपर। तो नेक्स्ट अपने अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन। नेक्स्ट अभ्यास कौन सा अपने पास है? डेजर्ट साइक्लोन। इसमें भारत ने कहा भी भारत तो है ही है, उसने कहा फ्रांस को छोड़ो, अमीरात तुम अकेला जा। संयुक्त अरब अमीरात और आपके भारत का एक अभियान है। कौन सा है? डेजर्ट साइक्लोन। इसके अंदर सैन्य अभियान सेना करेगी अपने, सैन्य वो वायुसेना का है, ये अपने थल सेना का अभियान। किसका है? थल सेना का अभियान। आयोजन कहां किया जाएगा? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। तो आपके सीधा जाए कि अभ्यास है डेजर्ट नाइट। 3 देश है, भारत है, फ्रांस है, संयुक्त अरब अमीरात है। किसकी सेना? वायुसेना। कहां पर? अरब सागर के ऊपर। आ जाए कि डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य कौन करेगी? थल सेना। कहां पर करेगी? अपने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट आपके सदा तकनीक। सदा तकनीक भारत और संयुक्त सऊदी अरब के मध्य सैन्य अभियान। सदा तकनीक क्या है? अपने भारत और सऊदी अरब के मध्य सैनिक अभ्यास एक प्रकार का। प्रथम संस्करण है इसका। यह भी कहां पर होगा? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। सदा तकनीक भारत और सऊदी अरब के मध्य। डेजर्ट साइक्लोन भारत संयुक्त अमीरात के मध्य। और आपके अभ्यास डेजर्ट नाइट है भारत, फ्रांस और अमीरात के मध्य। 29 जनवरी से 10 फरवरी तक जो आपके सदा तकनीक इसका आयोजन है। 29 जनवरी से 10 फरवरी तक इसका क्या किया जाएगा? आयोजन 2024 हो चुका है। मतलब अभ्यास है खंजर। कौन सा अभ्यास है? अपने अभ्यास है खंजर। अभ्यास जो खंजर है अपने अभ्यास है खंजर। अभ्यास जो खंजर है ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य। किस किस के मध्य? भारत और किर्गिस्तान के मध्य। कहां पर है? बकलोह। बकलोह कहां पर है? आपके एचपी हिमाचल प्रदेश के अंदर। बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में क्या है? पहाड़। तो अपने क्या किया जाएगा? पर्वतीय इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभ्यास। पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद को किस प्रकार रोका जाए उसके लिए अपने कौन सा अभ्यास किया जाएगा? उसके लिए अपने कौन सा अभ्यास किया जाएगा? ये अभ्यास अपने अभ्यास खंजर। किसके साथ? किर्गिस्तान। पहाड़ी क्षेत्र हो गए ना, तो किर्गिस्तान के साथ मिलकर, अपने किर्गिस्तान पहाड़ों में ही है तो किर्गिस्तान के साथ मिलकर किया जाएगा अभ्यास खंजर। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के बकलोह के अंदर। आपके कौन कौन? किर्गिस्तान और भारत। किस लिए? पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद को रोकने के लिए। एक अपने सहयोग काइजिन। काइजिन नाम आते ही जापान याद होना चाहिए आपके। काइजिन नाम आते ही क्या होना चाहिए आपके? जापान, जर्मनी याद होना चाहिए। तो भारतीय और जापानी तट रक्षक दलों के बीच सैन्य अभियान। भारत और जापान के जो तट रक्षक है इनके बीच क्या किया जाएगा? अपने सैन्य अभियान का नाम क्या है? सहयोग काइजिन। सहयोग काइजिन। आयोजन कहां पर किया जाएगा? चेन्नई तट तमिलनाडु। आयोजन कहां पर किया जाएगा? चेन्नई तट तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? समुद्री डाकू। समुद्र में अपने किस किस प्रकार अपने आने वाली आपदाओं से निपटा जा सकता है। तो समुद्र में क्या सकते हैं? समुद्री डकैत है। और क्या किया जा सकता है? समुद्र के जो प्रदूषण है, तो समुद्री डकैत एवं प्रदूषण के मुद्दों से निपटारा के लिए
एक तो समुद्री डकैतों से कैसे निपटा जा सकता है, एक समुद्र में होने वाले प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए कौन सा अभ्यास चलाया गया अपने सहयोग काइजिन किसके साथ, भारत और जापान का, कहां पर, चेन्नई तमिलनाडु में किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्व शक्ति। नेक्स्ट अपने पास क्या है, ऑपरेशन सर्व शक्ति। जो ऑपरेशन सर्व शक्ति है ये भारतीय सेना की आतंकवाद विरोधी अभियान है। भारतीय सेना अकेली कर रही है, किसके विरोध में, आतंकवाद के मध्य। कहां पर, जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ, राजौरी और पुंछ इलाकों के अंदर आतंकवाद ज्यादा उधर ही होता है अपने जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपके राजौरी और पुंछ नामक इलाकों में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कौन सा अभ्यास चलाया जा रहा है, ऑपरेशन सर्व शक्ति। कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन सर्व शक्ति। कौन चलाएगी, ओनली फॉर भारतीय सेना। इस बार भारतीय ने कहा अकेले ठीक है मैं आतंकवादियों के लिए। तो नेक्स्ट अपने दृष्टि 10 स्टारलाइट, दृष्टि 10 स्टारलाइनर भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी ड्रोन। नौसेना, भारतीय नौसेना का क्या, अपने नेवी का स्वदेशी ड्रोन, नाम क्या रखा गया, दृष्टि। ड्रोन देखने का काम करेगा तो दृष्टि 10 स्टारलाइनर, दृष्टि 10 स्टारलाइनर, दृष्टि 10 स्टारलाइनर भारतीय नौसेना का क्या है, पहला स्वदेशी ड्रोन। और कौन बना रहा है इसको, किसके द्वारा निर्मित किया गया है, अडानी डिफेंस एंड एयर स्पेस, अडानी डिफेंस एंड एयर स्पेस द्वारा इसका क्या किया गया, आपके निर्माण किया गया। किसका, दृष्टि स्टारलाइनर। ये क्या है, भारतीय सेना का, या भारतीय सेना नौसेना उसका पहला स्वदेशी ड्रोन है। ड्रोन मतलब देखने का काम, तो दृष्टि नाम होगी इसका। एक्सपोसेट, एक्सपोसेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक्सपोसेट, एक्सपोसेट एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट, एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया था। एक्सपोसेट को अपने जनवरी माह में काफी नाम चला था इसका। किसके, कौन लेकर गया इसको, PSLV। तो अपना PSLV 58 है, PSLV 58 द्वारा इसको क्या किया गया था, आपके प्रक्षेपित पृथ्वी की निचली कक्षा में। कहां पर, पृथ्वी की निचली कक्षा में। कौन पर लेकर गया इसको, ले जाने वाला वाहन कौन सा, आपके PSLV 58 और इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका क्या किया गया, आपके प्रक्षेपण किया गया है। एक्सपोसेट एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट है। क्या काम करेगा, ये काम क्या करेगा, तो काम करेगा कि मैं तो इसका एक्सरे स्रोत के रहस्यों का पता लगाने के लिए, ब्लैक होल के अध्ययन के लिए, एक तो आपके एक्सरे स्रोत है उसका महत्व का पता लगाएगा, और दूसरा आपके ब्लैक होल का आपके अध्ययन के लिए अपने को जानकारी निकाल कर देगा। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया एक्सपोसेट को, PSLV 58 इसको लेकर गया है और अपने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो का, वहां से इसको प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है अपने पास है मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम। बीच यानी समुद्र, समुद्र के तट पर अलग अलग गेमों का आयोजन किया गया है। मल्टी स्पेशलिस्ट, मल्टी स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, अपने अलग अलग गेम खेले गए, एक से अधिक मल्टी हो गए, और बीच यानी समुद्र तट के ऊपर। तो इसका जो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम है, इसका आयोजन, इसका क्या किया गया, आपके आयोजन, आयोजन कहां पर, कब से कब, 4 जनवरी से 11 जनवरी, 4 जनवरी से अपने 11 जनवरी। भारत में पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम है ये, भारत का तो पहला ही है। आयोजन स्थल कहां पर है, दमन और दीव के घोगला, दमन और दीव के आपके घोगला समुद्र तट पर इसका क्या किया गया, आपके आयोजन। इसमें राजस्थान वालों को एक भी पदक नहीं मिला, राजस्थान वालों को एक भी पदक नहीं मिला। इधर अपने अगर समुद्र अपने देखा हुआ नहीं है, अपने नजदीक ही नहीं लगता, तो कैसे पदक मिल सकता है अपने को, समुद्र वाले गेम नहीं आते अपने को। तो किसको मिल चुका है, एमपी को। कितने, 18, कितने मिले, 18। 20 तो एमपी के भी नहीं लगता, लेकिन एमपी वैसे भारत के बीच में है ना, तो ये पता नहीं कहां से बीच वाला गेम इन्होंने सीख लिया। एमपी भारत के बीच में है, तो बीच बीच इनका वैसे हो गया, बीच अपने समुद्र तट तो नहीं लगता, लेकिन अपने बीच में आते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन ले चुका इधर अंक तालिका में, नंबर प्रथम प्राप्त के एमपी। कितने पदक, 18 पदक जीत लिए, राजस्थान को एक भी नहीं मिला।
शू रेडफर्न, आपके क्या है, शू रेडफर्न नाम की एक महिला पत्रकार है, कहाँ की है, इंग्लैंड की, सॉरी एम्पायर है, पत्रकार नहीं एम्पायर है। शू रेडफर्न नाम की क्या है, महिला अंपायर है, इंग्लैंड की है, आईसीसी की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर। तो देख लेना, शू आपके रेडफर्न क्या है, एक महिला अंपायर है, कहाँ की है, इंग्लैंड की, न्यूट्रल। अभी अपने ये होता है कि दो देशों का अगर मैच चल रहा है तो उन दोनों देशों में से अगर किसी एक देश का अंपायर होता है तो फिर अपने देश की तरफ थोड़ा झुकाव ज्यादा होता है, तो न्यूट्रल होना चाहिए, अलग देश से होना चाहिए। तो ये अपने शू रेडफर्न है, ये पहली महिला अंपायर बन चुके न्यूट्रल, कहाँ की, इंग्लैंड की। तो देख लेना, अभी इसको क्वेश्चन आ सकता है इनका। FIH हॉकी, FIH हॉकी 5 साइट महिला वर्ल्ड कप, ये अपने हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ महिलाओं का। इसमें आयोजन स्थल कहां पर है, मस्कट कहां पर है, ओमान के अंदर, मस्कट कहां पर है, आपके ओमान के अंदर। विजेता इसके अंदर नीदरलैंड, उप विजेता सेकंड अपने रहे, फर्स्ट तो कौन है, नीदरलैंड, सेकंड पे अपने रहे। तो अपने महिलाओं का जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ है 5 साइट महिला वर्ल्ड कप, इसमें अपने उप विजेता, विजेता कौन है, नीदरलैंड है। इसका आयोजन कहां पूरा था, मस्कट कहां पर है, ओमान के अंदर। नेक्स्ट है अपने पास है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप भारत। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप हुई है अपने, दौड़ होती रहती है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप, एशिया की, वैसे मैराथन पूरी हो जाती है एशिया की आपके। तो एशियाई मैराथन जो चैंपियनशिप है, इसके अंदर अपने एक भारतीय धावक है मान सिंह, कहाँ के रहने वाले, उत्तराखंड के। भारतीय धावक कौन है अपने, मान सिंह। उत्तराखंड ने स्वर्ण पदक, गोल्डन पदक जीता है अपने, क्या जीता है, स्वर्ण पदक यानी गोल्डन मेडल जीता इन्होंने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड के अंदर, टाइम देखो इनका 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड के अंदर 42.19 मीटर दौड़ गए, सॉरी किलोमीटर, 42.19 किलोमीटर, मतलब लास्ट वाले 19 सेकंड में तो 19 किलोमीटर लास्ट वाले दौड़ ही गए। इधर 19 है, ये आपके इस 19 में पूरा कर दिया इन्होंने, ये 19 किलोमीटर इन्होंने इस 19 के अंदर ही पूरा कर दिया। तो 42.19 किलोमीटर दौड़े हैं, इन्हें क्या मिल चुका है, अपने गोल्डन मेडल, स्वर्ण पदक मिला है। अब रजत में अपने चाइना वाले, छोटी छोटी टांगे होती है तो ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगे, रजत में अपने चाइना वाले हुआंग योंगजेम, रजत में कौन है अपने, सिल्वर मेडल किसको मिला है, युआंग होंगजेम को। कहाँ के है, चाइना के। आयोजन कहाँ पर हुआ था, हांगकांग के अंदर, आयोजन कहाँ पर होता है, हांगकांग। अच्छा पूरी होगी क्या। तो ये अपने करंट का क्या हो चुका है, जनवरी माह का जितना भी करंट था उसका अपने पूरा कर चुके हैं, जनवरी माह के पूरे करंट अफेयर को अपने देख लिया है। सबसे पहले अपने क्या देखा था, राज्य स्तरीय स्टेट के ऊपर अपने क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद में अपने सेंटर वाले देख चुके हैं। तो जनवरी माह का जितना करंट था वो अपने पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट संडे को, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर अपने फरवरी को देख लेंगे। तो इस प्रकार हर संडे को अपने एक महीना लेकर चलेंगे तो अपने 12 महीने 12 संडों में पूरे हो जाएंगे। तो करंट की क्लास कैसे लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। एक प्रकार से अपना रिवीजन ही था और आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए क्लास कैसी लगी और अपने साथियों को मित्रों को क्लास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अब आपसे लेते हैं विदा और वही है कि असफलता है एक प्रकार की क्या आपकी चुनौती, इसको क्या करना है, स्वीकार करना है और क्या कमी रह गई थी उसमें अपने को क्या करना है, सुधार करना है। इसी वाक्य के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी का दिन मंगलमय हो, सभी का दिन शुभ हो, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और चलिए फिर मिलेंगे अपने कल 7 बजे, ज्योग्राफी क्लास अपने होगी सुबह, तो सब अपने फिर मिलेंगे। चलिए भी सभी से लेते हैं विदा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं फिर कल 7 बजे सुबह इंडियन ज्योग्राफी के साथ। चलिए जय हिंद, जय भारत।